चलिए फिर शो की शुरुआत करेंगे अब। और जैसा मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन में कहा है ऑलरेडी कि एक अच्छी शुरुआत मार्केट के लिए, निफ्टी बैंक निफ्टी सब पर ऑल टाइम हाई। एक बार बजाज हाउसिंग फाइनेंस का इंट्राडे चार्ट भी देख लेते हैं, और वो भी आपको बताएगा कि किस तरीके का जोश है मार्केट में आज। बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिस्ट हुआ, सारे लेवल्स को पछाड़ कर जो एक्सपेक्टेशन थी उससे डबल पर एक्सपेक्टेशन था कि लिस्ट होगा डबल पर, लेकिन डबल से भी ज़्यादा पर लिस्ट हुआ। और अब भी ये आपको 135% इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर सर्किट लग चुका है। 63 करोड़ शेयर यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं। मतलब आप समझ लीजिए करीब करीब 10,000 करोड़ का वॉल्यूम ऑलरेडी सिर्फ एनएससी पर इस स्टॉक में हो चुका है। खैर इस सब पर भी बात करेंगे, लेकिन मार्केट पर आते हैं। शानदार दिन मार्केट के लिए, शानदार दिन। वीरू, गुड आफ्टरनून वीरू। देखिए क्या है, मार्केट में एक चीज़ है, आज तेज़ी कायम है और हर डिप पर बाइंग आ रही है, हर डिप पर। निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, और मिड कैप इंडेक्स ने भी ऑल टाइम हाई हिट किया। और जो हमारी सुबह भी एक्सपेक्टेशन थी, बैंक निफ्टी थोड़ा सा आउट परफॉर्मिंग इंडेक्स है, अभी भी एक पायदान बेटर। हाँ वीरू, गुड आफ्टरनून। आज बहुत कुछ है बात करने के लिए। गुड आफ्टरनून अनुज। आज वाकई इतना कुछ है कि पूछिए मत। हालांकि ये लिस्टिंग इसका जिक्र आपने कर दिया, लेकिन उससे पहले इंडस्ट्रीज पे आता हूँ अनुज। और वो आई थिंक रीत ट्रेडिशन और आई थिंक वो कन्विक्शन कि भाई डिप्स को हमें बाय करना है, टिल द टाइम वी हैव पुट राइटर्स अनुज, वो काम कर रहा है अभी भी। कैसे अप्रोच करना चाहिए इस क्लोजिंग, मतलब इस क्लोजिंग को, इस लेवल को 24 मतलब 25,404, और स्पेशली अनुज बैंक निफ्टी जो उस 52,000 के थ्रेश होल्ड पॉइंट के ऊपर ट्रेड कर रहा है, क्या रही अप्रोच? देखिए वीरू, अप्रोच वही रहेगी जो सुबह भी थी। अब देखिए आज का लो था 25,336 के करीब करीब, ठीक है ना। और हमारा बाय जोन था 25,250 से 25,350, 25,336, तो मतलब 25,350 के आसपास आपको एंट्री मिल गई होगी। अब आपने अगर वो एंट्री ले ली है तो आप लॉन्ग रहिए इस मार्केट में, और इस अपने लॉन्ग ट्रेड्स में स्टॉप लॉस जो है आप एडजस्ट कर लीजिए, 25,250 पर ले आइए। चाहे तो आप अपना बाय प्राइस भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा लंबा सोच रहे हैं तो 25,250 पर आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले आइए। रजिस्टेंस अब मिलेगी 25,450, हम ऑलमोस्ट वहाँ तक गए, फिर रिट्रीट हुए 25,450 से 25,500, जहाँ पर सबसे बड़े कॉल राइटर्स बैठे हैं, वीकली पर भी मंथली पर भी। मुझे लग रहा है वो टूटेगा जोन, और वो टूटेगा, उसके ऊपर मुझे लग रहा है 25,650 और 25,700 भी पॉसिबल है फेड के उस मूव से पहले। उसके बाद शायद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो, वो हम बाद में एड्रेस करेंगे। जब तक 25,200 बच रहा है तब तक शॉर्ट के बारे में ना सोचें और अपनी टेम्पटेशन से बचें कि शॉर्ट करना है, नहीं शॉर्ट नहीं करना है। 25,200 जब तक टिक रहा है, हर डिप पर बाइंग करनी है। देखिए आज भी डिप पर बाइंग करने में अच्छा पैसा बना होगा। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी एक शेड बेटर है निफ्टी से। जो पहले एक शेड वीक हुआ करता था, वो अब एक शेड बेटर। ये देखिए स्क्रीन पर दिख रहा है आपको जिस तरीके से बैंक निफ्टी रैली कर रहा है, 0.5% तेज़ है बैंक निफ्टी। ये भी उस जोन में आया, बाय जोन में, और वहाँ से घूमा। यहाँ पर अभी भी 2% चलना होगा नया हाई लगाने के लिए बैंक निफ्टी को। और मुझे लग रहा है 52,500 से 52,600 मुझे दिख रहा है चार्ट पर आता हुआ। और अगर एक बार ये निकला तो 52,600 के ऊपर अगली रेजिस्टेंस मुझे लग रहा है कि 53,000 की पॉसिबल है। और उसके बाद मुझे लग रहा है कि 53,000 एक बार क्रॉस हो जाए, फिर और ऑल टाइम हाई लॉन्ग रहे। आज के लो 51,921, इसको एक स्टॉप लॉस समझकर ट्रेड करें। ओके, तो यहाँ पे निफ्टी बैंक पे अप्रोच हो गई, लेवल्स टू वॉच आपको मालूम मिल गए। अच्छा, बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात हो गई, एक स्टॉक और आपकी स्कीम रखता हूँ, दैट्स बीएससी। अनुज, राहत एनएससी को थी, ये बीएससी क्यों तेज है आज? वो होता है ना वीरू, राहत एनएससी को, लेकिन बीएससी चल गया। देखिए क्या है, अब 18% हो गया बीएससी। जो वीकेंड पे न्यूज़ आई, अब इस चीज़ को समझना होगा लोगों को कि वीकेंड पे जो न्यूज़ आई, इसका मतलब ये नहीं कि कल एनएससी का आईपीओ आ जाएगा। अभी टाइम लगेगा उसमें, मुझे लग रहा है 6 महीने से 1 साल का टाइम उसमें लगेगा अभी। लेकिन क्या होता है, जब आपका सेक्टर का एक सबसे बड़ा प्लेयर लिस्ट होने आ रहा है, तो ऑलरेडी एक बड़ा प्लेयर जो लिस्टेड है, जो थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा था, उसमें एकदम से मूव आ जाता है इसकी वजह से। और ये एक रीज़न है। अच्छा, बहुत लोगों को लगता है कि एनएससी क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग है और एक अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनी है, तो ऑब्वियसली वो बहुत कमांडिंग मार्केट कैप पे लिस्ट करेगी। लेकिन आपको एक चीज़ बताऊं, मैं जब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जब टीसीएस लिस्ट हुई थी, वो तो आज टीसीएस कंपैरेटिवली इन्फोसिस से बहुत ज़्यादा प्रीमियम पे ट्रेड करती है। जब टीसीएस लिस्ट हुई थी, भले ही वो इन्फोसिस से उस समय भी बड़ी कंपनी थी, लेकिन कुछ समय के लिए वो इन्फोसिस के से थोड़ा डिस्काउंट, मतलब इन्फोसिस का भी प्री एक्सपैंड हुआ था उसकी वजह से। तो जो ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है, ऑलरेडी लिस्टेड प्लेयर है, उसका एक अपने आप एक एक्सटेंशन, एक पी जो है वो बढ़ता है उसकी वजह से। तो ये एक और कारण है
कि इस वजह से ये मामला आया। रास्ता क्लियर हुआ है, आएगा आईपीओ। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, अनलिस्टेड मार्केट में जो एनएससी में डीलिंग्स हो रही हैं, शायद उसका भी रेट अपने आप बढ़ेगा, ठीक है। तो इस वजह से एक अपने आप एक जिसे कहते हैं कि रब ऑफ इम्पैक्ट है। और दूसरी बात वीरू, बुल मार्केट है। बुल मार्केट में आपको बस लॉजिक चाहिए स्टॉक भगाने का, तो लॉजिक मिल गया आज, तो भाग गया BSE उसकी वजह से। अब वरना एक चीज़ बताइए मुझे, कोई लॉजिक है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस इस समय इतनी अच्छी लिस्टिंग होने के बाद 7 टाइम्स प्राइस टू बुक पे ट्रेड करके भी सर्किट पे, अगर ये बुल मार्केट नहीं होती तो ठीक है, अच्छी कंपनी, मैं कहता हूँ अच्छी कंपनी है, अच्छे प्रमोटर हैं, पेडिग्री अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, मैं मान रहा हूँ, सब कुछ मान रहा हूँ मैं, लेकिन क्या 7 टाइम्स लिस्टिंग के दिन ही एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को मिलना चाहिए? वो बुल मार्केट है तो मिल रहा है। सही बात है, बुल मार्केट है तो मिल रहा है। वो वैल्यूशन भी आपकी स्क्रीन पे 165, और जो अभी जिक्र हुआ BSE का, वही कुछ वैसा ही जैसा हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में, अन्य कंपनियों में हुआ था जब बजाज हाउसिंग के IPO की तैयारी हो रही थी। ओके, तो ये है अभी तक के कुछ स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज को हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ पे मैं 1-2 स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर रखना चाहूँगा जो कि अच्छा कर रहे हैं, पॉसिबली हमारी निगाहें वहाँ पे होनी चाहिए। एक बार लेके आइए आप सन टीवी, मीडिया स्पेस में स्ट्रॉन्ग मूव और एक अच्छा मूव लेके ट्रेड करता हुआ। यहाँ पे OI एडिशंस, यहाँ पे अगर आप देखें मूव आज अच्छे हैं, नज़र रखिएगा इस स्टॉक पे। उसके बाद आप लेके आइएगा पावर स्पेस। पावर स्पेस में सुबह से मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप जरा सन टीवी का OI एडिशन देखिए, 52 लाख से जुड़े हैं, दैट्स ह्यूज। उसके बाद NTPC, हालांकि NTPC का जिक्र मैंने सुबह किया था कि इस पर नज़र रखिएगा, मोमेंटम बढ़िया है, एक स्टॉक में ये मार्क कर रहा हूँ। और मेटल्स, क्योंकि एक डेडिकेटेड डिस्कशन हमारा हुआ था, हालांकि अब अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के पर्सपेक्टिव से देखूं तो कीप आई ऑन हिंडाल्को, 1% ऊपर है, लेकिन OI एडिशंस यहाँ भी काफ़ी अच्छे खासे हैं। तो सिर्फ मैं कुछ लीडिंग स्टॉक्स ले रहा हूँ, NTPC हो गया, सन टीवी हो गया और हिंडाल्को। अनुज, आज कार्यक्रम में क्रम और कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स। बिल्कुल बीरो, तो पहले ट्रेंडिंग स्टॉक्स का शुरुआत करते हैं। पहले निफ्टी के तेज़ी वाले शेयर्स देखते हैं, उसके बाद F&O के तेज़ी वाले शेयर देखेंगे। JSW स्टील, NTPC, श्रीराम फाइनेंस और L&T, सब में अच्छी खासी तेज़ी इस समय आपको देखने को मिलेगी। ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स चले आज काफ़ी। F&O में डिक्सन टेक 7%, MCX 6%, बायोकॉन 3.5% और PVR आइनॉक्स करीब 2.5% चले। अब मंदी के शेयर्स देखते हैं। बजाज फाइनेंस 3% नीचे, आज प्रॉफिट बुकिंग है यहाँ पर। बजाज फिनसर्व में भी 2% की प्रॉफिट बुकिंग, लीवर में 2% की डिक्लाइन, ब्रिटानिया में 1.5% की डिक्लाइन। ये न्यूज़ का इम्पैक्ट है। F&O स्टॉक्स में देखिए आज कोई प्रॉफिट बुकिंग, काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। इनफैक्ट LIC हाउसिंग और कैनफिन होम्स दोनों में, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ और गोदरेज कंज्यूमर, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जो इस समय थोड़े से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। चलिए क्रम बताते हैं आपको कार्यक्रम का क्या है। हमारे साथ जो पैनल जुड़ने वाला है, फंडामेंटल्स पर राय देने के लिए हमारे साथ हैं SMIFS के शरद अवस्थी। टेक्निकल कॉल्स के लिए हमारे साथ होंगे गावर सर, मानस जायसवाल, राजेश पालवी, शिल्पा राउत, शिवांगी शारदा और अमित सेठ। सरकार ने चीनी कंपनियों को गन्ने के जूस और बी हैवी मोलासिस से रेक्टिफाइड स्पिरिट और एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल बनाने की इजाज़त दी है। इस पर 2:20 पर हम बात करेंगे कॉर्पोरेट स्कैन में श्री रेणुका शुगर्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी से। उसके बाद 2:30 पर कंचन से जानेंगे कि डिक्सन टेक में ज़ोरदार तेज़ी क्यों है। साथ ही 2:45 पर बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बम्पर लिस्टिंग के बारे में भी कंचन से जानेंगे। 2:50 पर मार्केट बिग वॉइसेस में हमारे साथ होंगे capitalmind.in के फाउंडर एंड CEO दीपक शिनॉय। 3:10 पर PTST STBG ट्रेड्स और उसके बाद कल की क्लोजिंग स्ट्रैटेजी। ये सब कुछ लाइंड अप है आपके लिए शो में। चलिए आप चलते हैं हमारे पैनल के पास। हमारा पूरा पैनल तैयार है। आप सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा सर, बताइए इस समय की आपकी ट्रेड। गुड इवनिंग टू यू वंस अगेन। स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त वो है L&T, ट्रेड कर रहा है 3661 पर। मेरे ख्याल से यहाँ पर एक ब्रेकआउट मिला है और बेस बना हुआ है। स्टॉप होगा 3640, टारगेट 3700 के नजर आता है। हो सकता है स्पिल हो रहा है कल तक, लेकिन यहाँ तक जाना चाहिए L&T। ओके, लासन एंड ट्यूब्रो। चलिए ये हो गई गाबा सर की पिक। अब शिल्पा जी को जोड़ते हैं। शिल्पा जी, गुड आफ्टरनून। शिल्पा जी, आपकी ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा ट्रेड रहेगा अभी IGL में। IGL मुझे लगता है कि एक अच्छे मोमेंटम में है, स्ट्रेंथ भी अच्छा है। 545 से 550 इसके नेक्स्ट टारगेट्स होने चाहिए। तो आप इसका 550 का कॉल ऑप्शन जो रफली अभी 4 रुपये में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस 2 रुपये का रखिए। जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 6.5 रुपये का। इसके ऊपर जाता है तो 8 से 9 का भी। इसको सेम लेवल्स पर प्रभुदास लीलाधर में भी आज हमने रेकमेंड किया है।
ओके, सेम न्यूज़ पे अपने जो क्लाइंट्स है वहाँ भी राय गई है, स्क्रीन पे भी शेयर की जा रही है। IGL 550 की कॉल ऑप्शन में एंड फ्यूचर्स। शिवांगी, गुड आफ्टरनून। ट्रेड आपका यहाँ पे इस वक्त का? जी बिल्कुल, रडार पे है मेरे डिक्सन टेक्नोलॉजी। स्टॉक ने काफ़ी एक अच्छा मोमेंटम दिखाया और प्रीवियस एक हर्डल जोन्स को सरपास करते हुए अच्छी तरह से होल्ड करते हुए दिख रहा है। लास्ट के अभी 1 घंटे में हम देख रहे हैं कि काफ़ी एक अच्छा लॉन्ग्स यहाँ पे ऐड होते हुए दिख रहा है। तो डेफिनेटली ये एक आर्ली बेसिस पे जो ये ब्रेकआउट है वो कंटिन्यू होते हुए दिखेगी ये ट्रेंड। तो यहाँ पे बिल्कुल हमें ख़रीदारी की मौके ढूंढने हैं 14,400 के टारगेट्स के लिए और 13,650 के एक स्टॉप लॉस के साथ। जी, आज डिक्सन पे आसूस की धुन सवार है और 13,946 अब एज पे बैठा है 14,000 के। क्या स्टॉक रहा है, डिस्कशन करेंगे आज इस पर। अभी लास्ट वीक की अनुज और मेरी बातचीत हो रही थी, इसकी मैनेजमेंट से हम बातचीत कर रहे थे। फॉर द टाइमिंग आते हैं अमित जी के पास। अमित जी, आपकी ट्रेड इस वक्त की? जी गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेन जी, इस समय मेरी ट्रेड की आईसीआईसीआई बैंक स्टॉक ऑलमोस्ट 52 वीक हाई के ब्रेकआउट के वर्ज पे है। यहाँ पे मोमेंटम इंडिकेटर्स काफी स्ट्रांग है। ओवरऑल सेटअप देखें तो इट्स ऑन द पॉजिटिव साइड, तो इसे बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 1240 एंड टारगेट्स ऑफ 1280 एंड 1300। चलिए अब चलते हैं मानस के पास। मानस, गुड आफ्टरनून। मानस, आपकी ट्रेड क्या रहेगी इस समय की? गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए, नेशनल एल्यूमिनियम में खरीदारी करने की राय रहेगी। नैल्को के पैटर्न देखेंगे तो आज एक्चुअली इसने हाइट ऑफ हायर बटन पे कंफर्मेशन दिया है। एक पहला जो रेजिस्टेंस था 187 का, उसको ब्रीच किया है। तो नैल्को में करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 184.50 184 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस से करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे और टारगेट 195 195 के सेट करेंगे। अगर चाहें तो 190 के कॉल ऑप्शन जो 3 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पे 2 रुपए की स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए और 6 रुपए के टारगेट से करिए। ओके, नाल्को 190 की कॉल भी आपके पास विकल्प है बाय करने का। शरद जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आज आपका जो कन्विक्शन आइडिया है वो क्या है आज का? नमस्कार जी। आज का मेरा जो कन्विक्शन आइडिया है वो होगा डालमिया भारत। कंपनी साउथ और ईस्ट इंडिया में ऑपरेट करने वाली सीमेंट कंपनी है। लगभग 46 मेट्रिक टन की कैपेसिटी अभी है। साल के अंत तक लगभग 49 से 50 मेट्रिक टन की जैसी कैपेसिटी हो जाएगी। कॉस्ट एफिशिएंट प्रोड्यूसर है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन थोड़ी कम है साउथ और ईस्ट में, पर कैपिटा कंजम्पशन कम होने की वजह से इंडियन एवरेज से भी। बट ग्रेजुअली जैसे हमने नॉर्थ ईस्ट में कुछ इंप्रूवमेंट देखा है, कुछ और स्टेट्स में ईस्ट में भी हम इंप्रूवमेंट देख रहे हैं कैपेक्स के साइड पे, इंफ्रा के साइड पे, तो उसका फायदा डालमिया भारत को भी मिलना चाहिए। हमारा ये मानना है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रैंप अप भी होना चाहिए। इसके अलावा कंपनी की लॉन्ग टर्म टारगेट्स काफी अग्रेसिव हैं। लगभग 75 MTPA तक अपनी कैपेसिटी को इनिशियल फेज में ले जाने की वो बात कर रहे हैं, जो लगभग 60% ग्रोथ है करंट से। हमारा ये मानना है कि बड़ी कंपनी होने के कारण इस कंपनी को आइडियली 120 के आसपास का EV पर टन रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे ट्रेड करना चाहिए, लेकिन कंपनी अभी 104-5 के आसपास के EV पर टन पे ट्रेड कर रही है। तो FY25 की जो कैपेसिटी है वहाँ करीब 7-8% इम्प्रूवमेंट यहाँ से होनी चाहिए, तो 50 मिलियन टन के आसपास, और 120 का अगर EV पर टन मिलता है तो हमारे हिसाब से 2300 रुपए के इनिशियल टारगेट्स के हिसाब से डालमिया भारत एक काफी बढ़िया बेट होनी चाहिए। ओके, चलिए अब बात करते हैं आज की लिस्टिंग ऑफ द डे की। लिस्टिंग ऑफ द ईयर कहा जाना चाहिए एक्चुअली। ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस की शानदार लिस्टिंग के बाद CNBC आवाज़ से खास बातचीत में MD अतुल जैन ने कहा कि ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला अब खत्म हो गया है और मौजूदा स्तर पर ब्याज दरों में अब कमी ही आएगी। इस पर बात की हमारी रिसर्च टीम से कंचन नौटियाल। आइए सुनते हैं वो बातचीत। सर, जैसे कि इस टाइम पे हम रेपो रेट देखें तो अपने ऑल टाइम हाई पे है, तो हाउ यू आर एक्सपेक्टिंग द रेट ऑफ ग्रोथ और ये किस तरीके से आपके बिजनेस में इम्पैक्ट कर सकता है, एंड हाउ आर यू प्लानिंग टू लाइक ओवरकम दिस? रेपो रेट का बढ़ना और घटना पूरे कंट्री के मैक्रो से रहता है, और कॉस्ट ऑफ फंड्स और बैंकिंग सिस्टम का जो प्राइसिंग रहता है, जो हमको लोन मिलते हैं या जो हम आगे लोन दे पाते हैं, वो इससे लिंक रहते हैं। आज का जो भी डिमांड रहता है, जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में भी बोला था, क्योंकि हमारा जो एसेट साइड है वो भी वेरिएबल होता है, जो हमारी कॉस्ट ऑफ फंड से लिंक होता है, और कस्टमर्स को भी जो घर बनाता है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, उनको मालूम है कि थ्रू द साइकिल कभी रेट ऊपर जाते हैं और नीचे जाते हैं, और क्योंकि रेट लिंक होते हैं, जैसे रेट ऊपर जाता है नीचे जाता है, इसका
हमने डिमांड पे बहुत ज़्यादा अंतर पड़ते नहीं देखा है। और ऐसा ही, और अभी वैसे भी जो जितना हम सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से तो अभी रेट आने वाले समय में, कुछ समय में जब भी होगा तो नीचे ही जाने की आशा है और ऊपर जाने की तो आशा नहीं है। ओके, तो चलिए कुछ ही देर में एक ये भी बताएंगे कि अब बजाज हाउसिंग फाइनेंस इस लिस्टिंग के बाद कितनी बड़ी बन गई है। लेकिन शरद जी, 2 सवाल। अगर तो आईपीओ में अलॉटमेंट मिल गया तो क्या करें, और अगर आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिला तो क्या 165 पे बाय करें? और 165 पे भी बाय आपके हाथ में नहीं है क्योंकि सर्किट पे है ये। नहीं, मेरे हिसाब से जो शुरू में आपने बोला वो एकदम रेलेवेंट पॉइंट है कि किसी पॉइंट पे आपको जाके ये डिसाइड करना पड़ता है कि आप कितनी वैल्यू एक कंपनी को असाइन करना चाहते हैं। अभी थोड़ा सा मेरे हिसाब से फैंसी ज्यादा है, बट थोड़ी बहुत सेंसिबिलिटी मोस्ट प्रोबेबली अगले 3-6 महीनों में इस प्राइसेस में आ जाएगी। हाँ, अच्छी कंपनी है, सब अच्छा है, बट अगर आपको मिला है तो मेरे हिसाब से ये प्राइस पे आपको बेच लेना चाहिए। और काफ़ी बेटर विकल्प अवेलेबल हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो आपको 1.51 के प्राइस टू बुक पे मिल रही हैं और डिसेंट एसेट क्वालिटी वगैरह और ग्रोथ के साथ। तो मुझे लगता है 7-8 टाइम थोड़ा अग्रेसिव होता है, और अगर आप होल्ड करेंगे तो मुझे लगता है अगले साल से 2 साल मोस्ट प्रोबेबली आपको बहुत ज़्यादा कुछ रिटर्न इसमें से निकालना थोड़ा मुश्किल होगा। तो इन लेवल्स पे ऑब्वियसली एग्जिट कर जाना चाहिए, और चूंकि मैं एग्जिट करने की सलाह दे रहा हूँ तो नई खरीद की सलाह तो मैं ऑब्वियसली नहीं दूँ। ओके, अच्छा, सिंस बात हाउसिंग फाइनेंस की हुई, एक बार जरा स्टॉक्स देखते हैं, LIC हाउसिंग और कैनफिन होम्स। आज दोनों में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग है। आई थिंक शायद एक क्लियर कट सेल ऑन न्यूज़ प्ले आउट हुआ है यहाँ पर दोनों स्टॉक्स में। दोनों स्टॉक्स में काफ़ी टाइम से खैर बाइंग थी, आज सेलिंग हुई। शरद जी, लेकिन एक सवाल ये भी उठेगा कि अगर आपको 7-7.5 टाइम्स बजाज हाउसिंग फाइनेंस में देना है तो LIC हाउसिंग क्या बुरा है या कैनफिन होम्स क्या बुरा है? क्या ये जेन्युइन सवाल है, या फिर बजाज हाउसिंग की क्योंकि ग्रोथ ज़्यादा अच्छी है इसके लिए प्रेफर्ड पिक फिर भी फंड मैनेजर्स की या लार्ज इन्वेस्टर्स की वही रहेगी? और देखिए, प्रेफर्ड पिक रह सकती है क्योंकि ऑब्वियसली जो मैनेजमेंट पेडिग्री है वो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। LIC हाउसिंग फाइनेंस में हमने लैब के पोर्टफोलियो में काफ़ी प्रॉब्लम्स पिछले कुछ समय में देखी है। कैनफिन में टाइम टू टाइम हम कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज के बारे में सुनते रहते हैं। हाई प्रोबेबिलिटी है कि बजाज में आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आएगी, बट फिर भी मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रूडेंट फंड मैनेजर 6-7-8 टाइम पे इस कंपनी को अभी खरीदने के लिए बहुत अग्रेसिवली पुट इन होगा। बट पेडिग्री काफी स्ट्रांग है। अगर आप ऐसा टाइप के थॉट पे जाते हैं कि भाई लेके भूल जाना है, 10 साल रखना है और कोई सरदर्दी नहीं रहे, तो वहां मोस्ट प्रोबेबली ये स्टॉक उस पेडिग्री में फिट हो जाएगा। बट जनरली मुझे लगता है कि ये वैल्यूएशन पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। बट अगर आप बहुत लंबा नजरिया ले रहे हैं, बाई एंड होल्ड वाला, जहां आप उसको फिर देखना ही नहीं चाहते, तो तीनों कंपनीज में अगर कोई चूज करेगा तो फिर भी बजाज फाइनेंस चूज करेगा, क्योंकि बजाज हाउसिंग में मैनेजमेंट पेडिग्री बहुत स्ट्रांग है और इनकी जो क्रेडिबिलिटी रही है अक्रॉस बिजनेसेस, एनपीए साइकिल को, क्रेडिट कॉस्ट जो एक मेजर ओवरहैंग होता है ज्यादातर फाइनेंस कंपनीज के लिए, उसको इन्होंने बहुत क्रेडिबली मैनेज किया है ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स। और हाउसिंग फाइनेंस में अगर वो ये मेरे हिसाब से ज्यादा आसानी से डिसेंटली मैनेज कर पाएंगे तो ऑब्वियसली उस वजह से लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा। बट ये वैल्यूएशन पे थोड़ा सा स्ट्रेच लगता है। ओके, ये लेवल पे थोड़ा स्ट्रेच लग रहा है। चलिए अब एक काम करते हैं, तो इसी स्टॉक पर रहते हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस 3 दिन में आईपीओ इन्वेस्टर्स को टेक्निकली 135% रिटर्न्स। बजाज हाउसिंग का वैल्यूएशन निफ्टी की कई कंपनियों से ज़्यादा हो गया है। लिस्टिंग डिटेल और वैल्यूएशन पर बात करते हैं कंचन के साथ। कंचन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। जैसे कि हम देखें तो आज एक दमदार लिस्टिंग हमें बाजार के अंदर देखने को मिली है और 115% प्रीमियम पे ये जो स्टॉक है वो लिस्ट हो गया है और जो लिस्टिंग गेन है वो करीबन 135 से 140% का इन्वेस्टर्स ने कमा लिया है। अगर मार्केट कैप के लिहाज से बात करी जाए तो ये हो गया है करीबन 1.30 लाख करोड़ का, यानी कि काफ़ी सारी कंपनीज ऐसी है जो अब बजाज हाउसिंग फाइनेंस के नीचे आ गई है। अगर वैल्यूएशन के इस टाइम पे पर्टिकुलरली बात करें तो जब ये शेयर 150 रुपये पे था तो इसका जो पी था वो था करीबन 6.84 के मल्टीपल पे, और जब यहाँ पे हमें बायर सर्किट देखने को मिला और जो शेयर का भाव है वो करीबन हो गया 165 रुपये, तो इसका जो पी है वो उस टाइम पे ट्रेड कर रहा था 7.52 के मल्टीपल पे। साथ ही साथ जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस है वो हमारे देश के, हमारे मार्केट की 75th सबसे बड़ी कंपनी बन गई है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं। साथ ही साथ 4 निफ्टी की कंपनियां ऐसी है जिससे बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो मार्केट कैप है वो ज़्यादा है। अब वो कौन सी कंपनी है एक बार उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले है श्रीराम फाइनेंस, यूनाइटेड स्पिरिट,
इंडसइंड बैंक, साथ ही साथ हीरो मोटोकॉर्प जैसी दिग्गज कंपनी, डाबर, कमिंस, ओएफएसएस, सीजी पार और साथ ही साथ पीएनबी का जो मार्केट कैप है वो बजाज हाउसिंग फाइनेंस से कहीं ना कहीं नीचे दिखाई दे रहा है। अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करी जाए तो फिस्कल ईयर 25 के क्वार्टर 1 में अगर एनएनपीए और जीएनपीए की तरफ नजर डाली जाए तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का था करीबन 0.11 एनएनपीए और जो जीएनपी है वो है 0.28%। एलआईसी का एट द सेम टाइम जीएनपी हमें देखने को मिला था 3.29% और एनएनपीए था 1.68%। पीएनबी हाउसिंग 1.35% और यहाँ पे हमें देखने को मिला था 0.92%। एसेट्स वैल्यू का था 1.32% एंड 0.98%। एट द सेम टाइम कैनफिन होम्स में हमें जो इसका जीएनपीए था वो था 0.91% और 0.49% ये हमें देखने को मिला था। अभी अगर इसके हम दूसरे फाइनेंशियल्स की बात करें जैसे कि आरओए, इसका जो आरओए है वो है इस टाइम पे करीबन 2.30% और जो इसका एनआईएम है वो है 3.92%। एलआईसी का एट द सेम टाइम अगर हम कंपेयर करके देखें तो 2.8, पीएनबी का 3.7, एसेट वैल्यू का 12.8। एट द सेम टाइम कैनफिन का जो है वो है 3.6। आरओए की बात करी जाए तो 2.30%, 1.81%, पीएनबी हाउसिंग का 2.38%, एसेट वैल्यू का 7.73% और कैनफिन होम्स का यहाँ पे है 2.17%। तो ये इसके वैल्यूएशंस थे जो हमें देखने को मिले। साथ ही साथ कंपनी का इस टाइम पे प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो इस टाइम पे अनुमान लगाया जा रहा है कि जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का है वो है 6.4 के मल्टीपल पे, एलआईसी हाउसिंग 1.78 के मल्टीपल पे, पीएनबी हाउसिंग 1.64 के मल्टीपल पे, एसेट वैल्यू 4.20 के मल्टीपल पे। एट द सेम टाइम जो कैनफिन होम्स है वो ट्रेड उसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो है 2.58 के मल्टीपल पे। यानी कि अगर हम इसका पूरा सीक्वेंस भी देखें तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो प्राइस टू बुक वैल्यू है इस टाइम पे भी टॉप में बना हुआ है। तो ये थे कंपनी के कुछ फाइनेंशियल, साथ ही साथ कंपनी का जो पूरा का पूरा डेटा है, फंडामेंटल्स हैं और जो इन्वेस्टर्स को दमदार यहाँ पे रिटर्न देखने को मिला है। ओके चंचन, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये समय बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर एक पूरी चर्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ वीरू और स्टॉक्स इस बीच में अगर आपने स्पॉट किए हो तो। बिल्कुल अनुज, मैं आ रहा हूँ कैपिटल गुड्स पे। देखिए आज तो अभी प्रकाश सर की कॉल थी एलएनटी, ये सुबह एक कॉल थी सचिंद्र उत्तेकर की, उसका टारगेट हिट हो गया। अगर आपने सुबह सुबह इस ट्रेड को लिया, ग्रिप किया तो ऑलमोस्ट उनके 3680 के लक्ष्य जो है वो हिट हो चुके हैं। प्रकाश सर का 3700 का लक्ष्य है। बट शिल्पा जी, आपने एक बात नोटिस की होगी वीकेंड की अपनी चार्ट स्कैनिंग पे और ओआई बिहेवियर्स को देखने के बाद कि पूरा का पूरा जो कैपिटल गुड स्पेस है लास्ट ट्यूसडे वेडनेसडे से शॉर्ट कवरिंग विटनेस कर रहा है। प्लीज़ एक बार जो सेक्टर इंडेक्स है प्लस उस पर जो स्टॉक्स का आई थिंक प्लेसमेंट होता है वो दिखाइएगा ज़रा। अभी अदर देन एलएनटी दूसरे या तीसरे पायदान पर शॉर्ट कवरिंग का अच्छा कैंडिडेट कौन है? क्योंकि आपको याद होगा सितंबर में ये सारे के सारे स्टॉक्स सब्सटेंशियल शॉर्ट लेके आए थे। किसी ने 100 टेस्ट किया, कोई 100 से भी नीचे था। अभी क्या व्यू बन रहा है अदर देन एलएनटी? शिल्पा जी। एक्चुअली वीरेंद्र जी, अदर देन एलएनटी आज सुबह हमने एबी भी रेकमेंड किया था जो ऑलरेडी उसके टारगेट्स हिट हो गए हैं, तो थोड़ा सा नीचे आ गया है। लेकिन अगर किसी को अभी भी एबी पे थोड़ा ध्यान देना है, मैं समझती हूँ कि आप उस पर दे सकते हैं। 7700 के स्टॉप लॉस से इसमें एक पोजिशनल व्यू टूवर्ड्स 8000 आप डेफिनेटली इसमें एक ध्यान दे सकते हैं। उसको छोड़ के अगर आप सीमेंस देखेंगे तो सीमेंस भी 6732 पे अभी ट्रेड कर रहा है स्पॉट पे, तो ये 6800 तक इसका एक रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर जाता है तो आपको क्विकली एक 200 पॉइंट का अपसाइड मूव मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छा अभी प्लेस है, मुझे लगता है कि आपको कमिंस में देना चाहिए। कमिंस इंडिया में ये 3800 अगेंस्ट ऐसे जोन पे है जहाँ पे मुझे लगता है कि कौन मेक और ब्रेक है। यहाँ पे अगर ये सस्टेन करता है तो आपको यहाँ से बहुत ही फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड है, जहाँ पे आप 4000 के लेवल्स अचीव होते हुए देख सकते हैं। तो यहाँ से 50 रुपीज़ का स्टॉप लॉस 3750, मुझे लगता है कि कमिंस इंडिया अभी सबसे बेस्ट प्लेस है। कमिंस इंडिया सबसे बेस्ट प्लेस है इस समय। चलिए अब एक काम करते हैं, एक बार बात करते हैं एक मैनेजमेंट से, और हमारे साथ मैनेजमेंट जुड़ी है श्री रेणुका शुगर्स की, क्योंकि शुगर शेयर में आज ज़ोरदार तेज़ी है। सरकार ने गन्ने के जूस और बी हैवी मोलासेस से रेक्टिफाइड स्पिरिट और एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल बनाने की इजाज़त दी है। इस फैसले को शुगर कंपनियों के लिए बेहद पॉजिटिव माना जा रहा है। बात करते हैं इस बात पर, हमारे साथ हैं श्री रेणुका शुगर्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी से। अतुल जी, गुड आफ्टरनून। तो
पहले तो आसान भाषा में ये समझाएं हमारे व्यूअर्स को कि ये जो दोनों अल्कोहल की हमने बात की, इससे आपकी कंपनी को या पूरे सेक्टर को किस तरीके का फ़ायदा मिलता है? देखिए, पिछली मरतबा दिसंबर 2023 में गवर्नमेंट ने जब केन जूस और बी हेवी मोलासिस से अल्कोहल और एथेनॉल बनाने के ऊपर पाबंदी लगा दी थी, उस पाबंदी को अभी गवर्नमेंट ने खोला है। अभी 15-20 दिन पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा पेपरों में कि गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया कि केन जूस और बी हेवी से अब ये क्या नाम एथेनॉल बनाया जा सकता है। बट उस वाले नोटिफिकेशन में ये रेक्टिफाइड स्पिरिट और ईएनए, जिसको कि हम सरल भाषा में पोर्टेबल अल्कोहल बोलते हैं, उसके ऊपर उन लोगों ने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। तो वो क्लैरिफिकेशन अभी गवर्नमेंट का आ गया है, केन जूस और बी हेवी दोनों से ये क्या नाम रेक्टिफाइड स्पिरिट और ईएनए दोनों बनाया जा सकता है। तो ये एक वेलकम साइन है और मैं समझता हूँ इससे डेफिनेटली शुगर इंडस्ट्री की और डिस्टिलरीज की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ इस पर डेफिनेटली फायदा होगा। और सेकेंडली, जब ये बंद किया गया था लास्ट ईयर, गवर्नमेंट को ये लगता था कि शायद शक्कर कम बनेगी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। शक्कर हिंदुस्तान में काफी बनी, ऑलमोस्ट समथिंग लाइक 32 मिलियन टन। तो आज की तारीख में शक्कर की हिंदुस्तान में कोई कमी नहीं है और मैं समझता हूँ इससे गवर्नमेंट को थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ गया है कि अब ज्यादा से ज्यादा केन जूस और बी हेवी को एथेनॉल और अल्कोहल में और रेक्टिफाइड स्पिरिट में डाइवर्ट करने की परमिशन दी जाए। तो ये मैं समझता हूँ उसी कड़ी में ये एक और कदम है गवर्नमेंट का और ये डेफिनेटली पॉजिटिव है इंडस्ट्री के लिए। बिल्कुल ठीक है, तो पॉजिटिव है। अब एक बात बताइए, इसको अगर नंबर्स में थोड़ा कन्वर्ट किया जाए तो कितना रियलाइजेशन आपको मिलता है और आपके बॉटम लाइन में ये कितना ऐड करता है? मैं नहीं समझता इससे बॉटम लाइन में कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, पर बॉटम लाइन जो मेजर फर्क पड़ेगा वो ये कि अपनी जो एथेनॉल की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लास्ट ईयर जबरदस्त मार खाई थी, वो बेहतर होगी और उसमें ये भी एक थोड़ा बहुत जरूर डेफिनेटली कंट्रीब्यूट करेगा। और मैं समझता हूँ इसका सबसे बड़ा फायदा IMFL जो बनाने वाले हैं उनको होगा, इंडियन मेड फॉरेन लिकर जिसको अपने बोलते हैं, क्योंकि उनकी जो एथेनॉल इसकी क्या नाम पोर्टेबल अल्कोहल की अवेलेबिलिटी डेफिनेटली सुधरेगी। बट इंडस्ट्री पर से को जो मेजर फायदा होगा कि वो इन सब चीजों से तो ओवरऑल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो सफर कर रहा था उसमें डेफिनेटली इजाफा होगा और ये डेफिनेटली अपने वॉल्यूम्स में अपने प्रॉफिटेबिलिटी में इफेक्ट तो दिखाएगा। एब्सोल्युटली। अच्छा अतुल, ये भी शुगर प्राइसेस को लेकर, डिमांड एनवायरनमेंट को लेकर और फेस्टिवल सीजन को लेकर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बताइए जरा जो एथेनॉल प्रोक्योरमेंट है OMCs द्वारा वो कैसा चल रहा है और अभी वो किस ट्रैक पे है? देखिए, जहां तक केन जूस और बी हेवी एथेनॉल का सवाल है वो रेलेवेंट होगा वंस द न्यू क्रशिंग सीजन स्टार्ट्स, क्योंकि आज की तारीख में तो केन जूस अवेलेबल भी नहीं है और बी हेवी भी कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा अवेलेबल नहीं है। बट डेफिनेटली जो भी स्टॉक में था इंडस्ट्री के पास वो उसका डिस्पैचेस काफी स्ट्रॉन्ग चल रही हैं और मुझे तो लगता है कि शायद इस मरतबा ओवरऑल जो अभी 13.5% के आसपास ब्लेंडिंग रेशियो चल रहा है, कोई ताज्जुब नहीं कि ये 14% से ऊपर निकल जाए। तो आई थिंक वी आर ऑन ट्रैक और ये जो सारे इन सब चीजों का इफेक्ट जो है ना, वंस द क्रशिंग सीजन स्टार्ट्स इन अक्टूबर या सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर, तब इसका इम्पैक्ट ग्राउंड पे दिखाई देगा। और एक और चीज है कि लास्ट टाइम ये पिछले 6-8-9 महीने में जो ग्रेन और मक्का बेस्ड एथेनॉल है वो ऑलमोस्ट 56% का कंट्रीब्यूशन रहा है गवर्नमेंट के ब्लेंडिंग रेशियो में, और शुगर का विच यूज्ड टू बी अबाउट 65 to 70% वो नीचे में 44% आ गया, क्योंकि शुगर इंडस्ट्री से गवर्नमेंट ने केन जूस और बी हेवी को बनाने के ऊपर मनाही कर दी थी। तो मैं समझता हूँ ये सब चीजें फिर वापस नॉर्मलाइज हो जाएंगी और केन जूस का कंट्रीब्यूशन इन द ओवरऑल नेशनल मिशन ऑफ डीकार्बोनाइजेशन वो डेफिनेटली
बढ़ेगा बढ़ेगा। ओके, अच्छा अतुल जी, एक मैं आपके पहले सवाल को रिविजिट करना चाह रहा हूँ। आपने कहा कि वो जो कंसर्न थी गवर्नमेंट की कि कहीं ये सब गन्ना और ये सब मोलासेस जो हैं ये कहीं इस तरफ पूरा डाइवर्ट ना हो जाए और शुगर की किल्लत आ जाए। एक अगर नंबर में एक्सप्लेन कर सके कि इस साल कितनी प्रोडक्शन और डिमांड सप्लाई के हिसाब से क्या वो पूरी डिमांड को मैच कर पाएगी सप्लाई? डेफिनेटली। आप जो साल गुजर गया उस समय जब अपने अगस्त पिछले 2023 में अगस्त महीने में बरसात कम हुई थी, बट वो कॉम्पनसेट हो गई थी अक्टूबर नवंबर में। तो जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था कि ये बैन करने के लिए, वो इस पे लिया था कि शायद शक्कर केवल 29-29.5 मिलियन टन ही बनेगी। बट वो नाउ दैट सीजन इज ओवर, वो हम लोग देख रहे हैं शक्कर बनी है रफली अबाउट 32 मिलियन टन और रफली अबाउट 2.5 मिलियन टन शुगर डाइवर्ट हुई है टुवर्ड्स एथेनॉल, विच मीन्स अगर ग्रॉस बेसिस पे आप शुगर का प्रोडक्शन देखें या जिसको हम लोग सुक्रोस बोलते हैं, वो 34.5 मिलियन टन है और हिंदुस्तान का कंजम्पशन 29 मिलियन टन से ज्यादा नहीं है। और प्लस अगर ओपनिंग स्टॉक को भी आज इसमें जोड़ लें तो हम लोगों का तो ये कैलकुलेशन है कि शायद इंडिया स्टार्ट करेगी 1 अक्टूबर को 8.5 मिलियन टन शुगर से, जो कि नॉर्मली 6 मिलियन टन इज गुड इनफ। तो प्लस अगले साल का भी प्रोडक्शन, अभी तक तो इंडिकेशन दिख रहे हैं वो वही दिख रहे हैं कि बहुत अच्छी फसल होगी, क्योंकि बरसात बहुत बढ़िया हुई है कर्नाटका में, महाराष्ट्र में और यूपी में जो मेजर केन प्रोड्यूसिंग एरियाज है। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ डेफिनेटली शुगर इंडस्ट्री के लिए सब चीजें ठीक है और कंज्यूमर के लिए भी कोई तकलीफ की बात नहीं है, क्योंकि शुगर के प्राइसेस जो हैं उनमें कोई इजाफा नहीं हुआ। मैं तो ये बार बार बोलता हूँ कि शुगर जो है वो प्रैक्टिकली इन्फ्लेशन प्रूफ कमोडिटी है और इस पर गवर्नमेंट का इतना जबरदस्त अंकुश है, ये दाम कहीं बाहर भागने वाले नहीं है। हाँ जी। अच्छा सर, ये आपकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एग्जैक्टली अभी कितनी है और इन चेंजेस के बाद आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्या होगा पॉसिबली, और थोड़ा बहुत अगर आप अपनी आने वाले क्वार्टर्स की प्रॉफिटेबिलिटी पर प्रकाश डालें सर। वी डोंट शेयर आवर नंबर्स, बट ऑन अ वेरी रफ बेसिस हम लोगों की आज कैपेसिटी है 1250 किलो लीटर्स पर डे की, और अगर एनुअलाइज बेसिस पे देखें तो 20 से 25 करोड़ लीटर हम लोग आराम से बना सकते हैं। पर इस साल चूंकि गवर्नमेंट ने दिसंबर जो पीक मंथ था क्रशिंग का, उस पीरियड में बंद कर दिया, तो इस साल हम लोगों का प्रोडक्शन बहुत जबरदस्त सफर किया है। तो मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा, मतलब उसके नंबर्स तो मैं क्या शेयर करूं कि वो बताने लायक भी नहीं है। इतना ज्यादा इफेक्ट हुआ था इसका, क्या नाम, एथेनॉल बनाने का, पर चीनी उतनी ज्यादा बन गई थी। मतलब ओके, चलिए अतुल, एथेनॉल और शक्कर, तो शक्कर ज्यादा बन गई, वही आज की तारीख में सब जगह स्टॉक में दिखाई दे रही है। चलिए अतुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए इन सब टॉपिक्स पर। ओके, चलिए शरद जी, शुगर स्टॉक्स एक वन वे रैली रही है यहाँ पर, क्योंकि मार्केट को एक सेंस बन रही है कि अब शायद इसको एज सिक्लिकल ना देखा जाए। क्या व्यू होगा आपका और कोई प्रेफर्ड पिक्स है क्या स्पेस में? इस रनअप के बाद देखिए प्रेफर्ड पिक्स तो नहीं है, बट हाँ थोड़ी साइक्लिकलिटी कम हो जाती है, क्योंकि रफली अगर जैसा अभी रेणुका की मैनेजमेंट वाले भी बोल रहे थे कि जैसे जैसे ग्रेजुअली आपका डाइवर्सिफाई होता है प्रोडक्ट पाइपलाइन और सब्सिडाइज्ड वाला पोर्शन कम होता है प्राइमरीली शुगर से रिलेटेड, तो मुझे लगता है थोड़ा फायदा होगा इन कंपनीज को। बट एस्ट्यूट वे में मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसे चेंजेस हैं जो बहुत ज्यादा ड्रामेटिकली पूरी चीज को चेंज करते हैं। न्यूज फ्लो पॉजिटिव रहा है, पहले कुछ नेगेटिव न्यूज फ्लोज इन एंगल्स पे आए थे जिसकी वजह से इन कंपनीज को नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ था। टॉप बेट में मैं बलरामपुर ही लेके चल रहा हूँ, बट ये करंट रैली के बाद मेरे हिसाब से जो फ्यूचर कैपेक्स डाइवर्सिफिकेशन के लिए कर रहे हैं वो भी लगभग फुल्ली डिस्काउंटेड है। और बाकी अक्रॉस द बोर्ड भी अगर आप ज्यादातर नंबर्स को देखें तो मुझे लगता है एक पोर्शन ऑफ इनकम रहेगी जो इंटरनेशनल शुगर प्राइसेस से इंपैक्टेड रहेगी। वहां पे ऑब्वियसली वहां की जो इंटरनेशनली जो सप्लाई सिचुएशन है वो उनको हिंडर करेगी। तो मुझे लगता है साइक्लिकलिटी रहेगी, बट मे बी 50% ऑफ द बुक पे रहेगी। तो इस वजह से ये वैल्यूएशंस पे मुझे लगता है ज्यादातर शुगर कंपनीज फेयरली टू फुल्ली वैल्यूड है।
बहुत ही लॉन्ग शॉट आपको लेना हो तो मे बी बलरामपुर एक बढ़िया बेट हो सकती है लॉन्ग टर्म में, जैसे जैसे उनका वो डाइवर्सिफिकेशन वाला कैपेक्स प्ले आउट करता है। बट बाकी अक्रॉस द बोर्ड ये रन के बाद मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल होगा पैसा बनाना। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, एक बार राजेश पालवी को भी ले आइए, उनकी कॉल लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। अच्छा, कैसे रहे सुबह आपके दर्शन, पहले तो ये बताइए, फिर आपकी स्टॉक पिक। तो बिल्कुल बहुत ही अच्छे दर्शन रहे। हालांकि मैं लेट नाइट ही ट्रैवल करके हैदराबाद से आया था, लेकिन जैसे ही मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग दर्शन करने गया। और वहाँ पे जो एक गणेश जी के दर्शन करके एक जो मन में एक खुशी मिलती है, और एक जिस तरीके के वहाँ पे माहौल होता है वो एक अलग ही है। तो काफ़ी अच्छे दर्शन रहे। चलिए अब आपकी, देखिए मुझे कोई किसी ने बता दिया था वहाँ से कि आप थे वहाँ पर, तो इसके लिए चलिए आपकी स्टॉक पिक। मुझे पता लगा था कि आप भी शायद एक हाँ दिन पहले आप भी दर्शन करके आए थे, तो मुझे जी, वहाँ पे पता लगा था आपका भी। बिल्कुल। स्टॉक पिक अब आपकी। मेटल स्टॉक्स पे फोकस है, और हमें लगता है जेएसडब्ल्यू स्टील एक क्लियर अप ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से आज शॉर्ट कवरिंग बनी है स्टॉक में, हमें लगता है जेएसडब्ल्यू स्टील का मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है यहाँ से, और इसके जो नेक्स्ट टारगेट बन सकते हैं वो 1000 रुपीज की तरफ स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। तो 1000 के टारगेट के लिए पहला टारगेट 1000, 1010 के टारगेट के लिए जेएसडब्ल्यू स्टील फ्यूचर बाय करने की सलाह। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 968 के आसपास। के जेएसडब्ल्यू स्टील पर बाय करना है। चलिए अब एक काम करते हैं, डिक्सन टेक आज का टॉप एफएनओ गेनर 7% ऊपर, एक हफ्ते में 11% से ज़्यादा रिटर्न्स। एक बार कंचन के पास वापस चलते हैं, जानते हैं कि क्यों इतनी बड़ी रैली आई। कंचन बताइए। तो पास्ट में इसमें काफ़ी सारे न्यूज़ डेवलपमेंट देखने को मिले हैं। आज ही इन्वेस्टर्स को इसने करीबन 7 से 8% का रिटर्न दे दिया है। अगर पिछले एक हफ्ते की बात करी जाए तो 11% का जो रिटर्न है इन्वेस्टर्स कमा चुके हैं। पिछले 3 महीने में 22% का, 6 महीने में 96%, और पिछले एक साल में इसने इन्वेस्टर्स को दिया है करीबन 180% का रिटर्न। अगर आज की पर्टिकुलरली बात करी जाए तो जिसकी सब्सिडरी कंपनी है फैगेट इलेक्ट्रॉनिक्स, इसने एसस के साथ एक MOU साइन किया है नोटबुक बनाने के लिए। अगर मैनेजमेंट की तरफ से गाइडेंस देखी जाए तो वो भी कहीं ना कहीं काफी स्ट्रॉन्ग साइड पे दिखाई दे रही है। मैनेजमेंट ने फिस्कल ईयर 26-27 के लिए जो वॉल्यूम कैपेसिटी है उसके लिए बोला है कि 4 से 4.5 करोड़ का हमें यहाँ पे अपसाइड देखने को मिल सकता है। एट द सेम टाइम फिस्कल ईयर 25 के एंडिंग तक हमें डिस्प्ले यूनिट शुरू होने की भी उम्मीदें जताई जा रही है, और साथ ही साथ जो डिस्प्ले मॉडल यूनिट है उस पर 250 करोड़ की हमें एक लागत देखने को मिल सकती है। आरओसी की बात करी जाए तो वो 25% रहने का भी अनुमान जताया गया है। पिछले 5 साल में आईटी प्रोडक्ट रेफ्रिजरेटर का जो प्रोडक्शन है वो आने वाले 5 साल में आईटी प्रोडक्ट और रेफ्रिजरेटर का जो प्रोडक्शन है उसमें भी हमें एक अपसाइड आता हुआ दिखाई दे सकता है। अब हम बात करते हैं कि रिसेंटली हमें डिक्सन टेक्नोलॉजीज के अंदर क्या क्या न्यूज़ डेवलपमेंट देखने को मिले हैं और उस न्यूज़ डेवलपमेंट से शेयर में कितना उछाल आ गया है। अगर हम सबसे पहले शुरुआत करें डिक्सन टेक्नोलॉजी की, नोकिया के साथ एक पार्टनरशिप हुई थी और वहां पे जो पार्टनरशिप का जो अमाउंट था वो था अप्रॉक्सीमेटली $10 बिलियन का। इसके अलावा एचकेसी कॉर्प के साथ शॉर्ट टर्म में इन्होंने एक जेवी साइन किया था डिस्प्ले पैनल सेमीकंडक्टर के लिए। बेसिकली जेवी जो है वो साइन किया गया था। इस्माटो इंडिया में कंपनी ने 50% की हिस्सेदारी खरीदी थी। उसके बाद आदित्य इंफ्राटेक में भी करीबन 6.5% की डिक्सन की तरफ से हिस्सेदारी खरीदी गई थी। यही नहीं बल्कि जो डिक्सन की सब्सिडरी कंपनी है फैगेट इलेक्ट्रॉनिक्स, इसने एचपी इंडिया के साथ भी एक MOU साइन किया था जो कि इस कंपनी के लिए काफी बड़ी डेवलपमेंट भी साबित हुई थी। साथ ही साथ एचपी से नोटबुक और डेस्कटॉप के लिए भी एक अग्रीमेंट साइन हुआ था। अगर हम ब्रोकर्स की माने तो अभी हाल ही में ब्रोकर्स की तरफ से ब्रोकरेज रिपोर्ट आई थी जहां पे बाय की कॉल दी गई थी और एट द सेम टाइम होल्ड की कॉल भी दी गई थी। इस टाइम पे अगर उनके टारगेट्स देखें तो कंपनी ने कहीं ना कहीं टारगेट को ऑलरेडी हिट कर लिया है और हो सकता है कि आने वाले टाइम पे हमें ये टारगेट रिवाइज होते हुए दिखाई दे। अगर बात करें HSBC की या तो फिर CLSA की, तो दोनों का मानना यही था कि जो कंपनी की तरफ से गाइडेंस आई है वो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग साइड में है और जो कंपनी को जिस तरीके से ऑर्डर्स लगातार मिलते जा रहे हैं वो भी कंपनी के लिए कहीं एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम साबित कर सकते हैं। ओके कंचन, शुक्रिया। मानस, टेक्निकली कैसा लग रहा है आप डिक्सन टेक का एक और फ्रेश ब्रेकआउट के बाद? देखिए पोजिशनल बेसिस पे तो मेरे ख्याल से अब जो नया टारगेट होगा वो 15,000 के आसपास का होगा। तो अभी भी करंट लेवल्स पे खरीदारी नहीं करनी है, लेकिन अगर कोई डिप मिले तो आई थिंक 13,800 13,900 ये रेंज काफी बढ़िया रेंज है जहां पर आप 13,700 के स्टॉप लॉस से एक पोजीशन ट्रेड ले सकते हैं 15,000 के टारगेट के लिए। डिस्क्लोजर ये है कि अभी कुछ मिनटों पहले मैंने एक
शॉर्ट टर्म कॉल डिक्सन पे प्रॉफिट बुक किया है, लेकिन पोजीशन बेस पे अभी भी काफी बेहतर लग रहा है। करीब करीब 1000 पॉइंट की रैली करंट लेवल से देखने को मिल सकती है। ओके, और शरद जी आपका क्या व्यू रहेगा, क्योंकि एक ऐसा स्टॉक 1 साल में 3 गुना हो चुका है ये। काफी बढ़िया रनअप आया है मेरे हिसाब से। इलेक्ट्रॉनिक स्पेस में मैन्युफैक्चरिंग की जो एक्सपेक्टेशन है वो भी काफी स्ट्रांग है, तो वो भी एक रब ऑफ इफेक्ट रह रहा है। बट फिर वही सवाल है कि आप क्या वैल्यूएशन देना चाहेंगे। हो सकता है काफी अपॉर्चुनिटीज हैं जो मल्टीप्लाई होके काफी बड़े प्लेयर बन जाए आने वाले समय में। बट 3 साल फॉरवर्ड में जहां आप 30-35% 40% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उस पर ऑलरेडी स्टॉक 60 टाइम के ऊपर चल रहा है, तो मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल होगा नया पैसा बनाना। एक वर्टिकल राइज स्टॉक ने देखी है और काफी हद तक जो री रेटिंग है वो हो गई है। अनाउंसमेंट्स काफी पॉजिटिव हैं, बट इन वैल्यूएशंस पे अब यहाँ से बहुत ज्यादा अपसाइड की उम्मीद करना मुझे तो मुश्किल लगता है। बट डिस्क्लेमर, ये स्टॉक तो आपकी एक्सपेक्टेशंस को डिफाई कर सकता है। मेरे लास्ट टारगेट 6000 के आसपास थे, अभी तो उससे डबल। बट अभी भी मुझ पर मेरा मानना है, अगर आप वैल्यूएशन अप्रोच के हिसाब से चल रहे हैं, मोमेंटम सिर्फ फॉलो नहीं कर रहे, तो 60 टाइम्स फॉरवर्ड जहां आप कंपनी में लगभग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अर्निंग्स बढ़ के 226 हो जाएगी, FY25 में एक मेजर इंप्रूवमेंट होना चाहिए, उसके बाद एक मोरलेस स्टेबल है, तो मुझे लगता है 30-40% की ग्रोथ के लिए आप 40-50 तक का मल्टीपल तो दे सकते हैं, उससे ज्यादा देना थोड़ा मुश्किल है। तो ये वैल्यूएशन पे मेरे हिसाब से अवॉइड ही करना चाहिए। ओके, अभी आपका अवॉइड है, बट ये भी मोमेंटम है इसमें। आपके 6000 के टारगेट थे, इट्स नाउ 14,000 फॉर डिक्सन। अच्छा, आप थोड़ा सा इससे हटते हैं और दूसरे स्पेस पे आते हैं, फार्मा पे आइए एक बार। शिवांगी, आज के मतलब टॉप प्राइस बिहेवियर्स में अगर मैं फार्मा को देखूं, सिंजिन को लेकर आइए, बायोकॉन, दोनों एक ही ग्रुप की कंपनियां, बट सिंजिन अब ओवरशूट कर चुका है सितंबर 2000 स्विंग हाई को 850 को अप्रॉक्सीमेटली 80 रुपये के फ्रैक्शन से। इसी समूह की दूसरी कंपनी बायोकॉन, अब ये शिवांगी ऑलमोस्ट जुलाई 2021 के बाद की सारी ट्रेजेक्ट्रीज को क्रॉस करने को तैयार है। इन दोनों स्टॉक्स की प्लेसमेंट कैसी लग रही है आपको? और आउट ऑफ दीज टू अभी भी अगर कोई ट्रेड ग्रिप करना हो तो इन दोनों में से बेटर और बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ कौन सा पॉइज्ड है? जी बिल्कुल। तो यहाँ पे हम अगर सिंजीन की बात करें तो पिछले लगातार 14 हफ्तों से हमने एक अपवर्ड मूवमेंट देखा है और एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में कामकाज कर रहा है। ऑन दी अदर हैंड बायोकॉन की अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो स्विंग ज़्यादा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू सिंजीन। तो यहाँ पे डेफिनेटली सिंजीन में ज़्यादा नज़र है यहाँ पे, और स्टेबल काउंटर ज़्यादा नज़र आ रहा है टेक्निकली। अगर हम डेटा वाइज बात करें तो यहाँ पे एक ग्रेजुअल एडिशन हुआ है वॉल्यूम्स में, तो डेफिनेटली ये सस्टेनेबल भी रहेगी। तो 970 के लिए हम इमीडिएटली सिंजिन को देख सकते हैं, नज़र रख सकते हैं, और 920 के एक स्टॉप लॉस को ज़रूर ट्रेल करें। ओके, चलिए अब आपको चार का चौका का सीक्वेंस बताते हैं। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन लेंगे शिल्पा जी से, उसके बाद राजेश जी आपके पास आएंगे एफएनओ सुपरस्टार के लिए, शिवांगी के पास चलेंगे चार्ट का चमत्कार के लिए, और शरद जी से मिड कैप फंडा। शिल्पा जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड। जी अनुज जी, सस्ता ऑप्शन मेरा रहेगा अभी टाटा कंज्यूमर पे। टाटा कंज्यूमर बहुत अच्छे ऑप्शन चेन के रेंज में है, जहाँ पे 1200 पे बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स हैं एंड 1250 की तरफ कॉल राइटर्स हैं, तो ये 50 पॉइंट्स का एक अच्छा खासा रेंज है, तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। तो आप यहाँ पे 1220 का कॉल ऑप्शन जो रफली अभी 17 रुपये 17.5 रुपये में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 12 का रखिए। जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 23 रुपये का, इसके ऊपर सस्टेन करते हैं तो 28 से लेकर 30 के भी नेक्स्ट टारगेट्स आएंगे। ओके, राजेश जी आपका एफएनओ सुपरस्टार। तो एफएनओ सुपरस्टार में जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है पिरामल एंटरप्राइजेस, PEL फ्यूचर। यहाँ पे अगर हम देखें तो स्टॉक अब अपने सितंबर 2023 के स्विंग हाई को पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। तो एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक में एक रिवर्सल देखने को मिला, ऑलमोस्ट 1 साल का ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। स्टॉक एक अपस्लोपिंग चैनल में ट्रेवल हो रहा है। वीकली चार्ट पे आज के डेटा में लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पे बनते हुए दिखा है, तो हमें लगता है एक बड़े ब्रेकआउट की यहाँ पे तैयारी होते हुए दिख रही। पिरामल PEL फ्यूचर बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट हमें लगता है 1155 1165 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 1122 के आसपास। ओके, चलिए पिक हो गया पिरामल एंटरप्राइजेस। चार्ट का चमत्कार शिवांगी जी से पिक करते हैं। शिवांगी जी क्या पिक कर रही हैं?
जी बिल्कुल, मेरे रडार पे है रैडिको। पिछले 9 महीनों के कंसोलिडेटिव बैंड के बाद अब निकलते हुए नज़र आ रहा है ये स्टॉक एक ब्रेकआउट के साथ। अगर हम डेली फ्रेम भी इसका देखें तो काफ़ी दिनों के कंसोलिडेशन के बाद एक प्राइस वॉल्यूम सर्ज यहाँ देखने को मिल रही है। ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है काफ़ी पॉजिटिव है, इंडिकेटर्स भी एक अच्छे पॉजिटिव मोमेंटम में ड्राइव करते हुए दिख रहे हैं। मैकेनिकल इंडिकेटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2200 के टारगेट्स के लिए खरीदारी की सलाह है 2070 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो रेडिको खेतान आपकी इस वक्त की कॉल है और चलते हैं अब शरद अवस्थी जी से ट्रेड पिक करने के लिए। शरद, क्या पिक कर रहे हैं? उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है हमारा मिड कैप फंडा। उत्कर्ष बैंक एक एमएसएमई और माइक्रो फाइनेंस यूनिट्स को लोन देने वाली इकाई है। लार्जली एक मेजर हिस्सा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की जो वुमेन ग्रुप्स हैं उनको जाता है। ग्रैन्युलर बुक है, इंडिविजुअल लोन्स 35,000 के आसपास की एवरेज टिकट साइज है। सेल्फ लोन ग्रुप्स जो वुमेन हेल्प ग्रुप्स हैं वहाँ पे वो लगभग 75,000 के आसपास है। एनपीए लेवल्स बैंक ने हमेशा एक डिसेंट लेवल पे मेंटेन किए हैं। अभी भी नेट एनपीएस काफी कम है, 1% से भी नीचे हैं। ग्रोथ के हिसाब से बैंक लगभग 30% के हिसाब से ग्रो करने की गाइडेंस है आने वाले समय में। और चूंकि पिछले कुछ समय में इन्होंने इस गाइडेंस को मेंटेन किया है और प्लस एनपीए के लेवल्स को भी कंट्रोल किया है, तो अभी प्राइमरीली ईस्ट इंडिया और महाराष्ट्र इनकी मेजर एरियाज है जहाँ ये ऑपरेट करते हैं। यूपी बिहार मेजर बुक्स में एक मेजर हिस्सा है, बट ब्रांच एक्सपेंशन महाराष्ट्र वगैरह में हुआ है। ऑल ओवर इंडिया प्रेजेंस है, बट प्राइमरी प्रेजेंस बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा इन जगहों पे है, एमपी में है। तो हमारा ये मानना है कि जैसे जैसे ये बुक को एक्सपैंड करते हैं, लोकल अपनी नॉलेज को काफी अच्छे से बैंक यूज कर रहा है और वैल्यूएशन के लिहाज से लगभग 1.8 के अभी प्राइस टू बुक पे अवेलेबल है। अगले 2 साल में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि बुक वैल्यू करीब बढ़ के 40 रुपए के आसपास हो जाएगी। 2 टाइम का प्राइस टू बुक मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए बैंक के लिए। कलेक्शन एफिशिएंसीज लगातार 96 से 98% के आसपास रही हैं और इस साल भी लगभग बैंक 100 से 150 ब्रांचेस ऐड करने की बात कर रहा है अपने 900 साढ़े 900 बैंक ब्रांचेस की काउंट पे। तो हमें लगता है जो रिसेंट एडिशंस हुई हैं और ये जो एडिशन है इसके साथ साथ आने वाले समय में ग्रोथ काफी आसानी से 30-35% रहेगी। और बुक वैल्यू अक्रीशन जैसे जैसे आता है, इस क्वार्टर तो Q1 थोड़ा लीन क्वार्टर होता है, इस क्वार्टर थोड़ा सा एनपीएस में हमने बढ़त देखी थी, बट अगले क्वार्टर ऑनवर्ड्स बैंक जो गाइडेंस दे रहा है क्रेडिट कॉस्ट की वहां से कमी करेंगे। तो लगातार एनपीए में इम्प्रूवमेंट और आपकी डिसेंट ग्रोथ के साथ 40 रुपए की बुक वैल्यू पे 2 का मल्टीपल, 80 रुपए के इनिशियल टारगेट्स के हिसाब से उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। ओके, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक आपके स्क्रीन पे ये आज शरद जी की कॉल है। चारों के चारों ट्रेड्स में आपके स्क्रीन पर रख देता हूँ जो कि पिक किए गए हैं 4 का चौका में। पहला ट्रेड आया था शिल्पा जी की सौजन्य से। उन्होंने 18 कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की कॉल 1220 की, एट द रेट 1775 पे ट्रेड कर रही है 232830 के लक्ष्य के लिए 12 रुपये का स्टॉप लॉस। राजेश पालवे जी ने पिक किया पिरामिड एंटरप्राइजेस 1155 और 1165 के लक्ष्य के लिए 1135 पर ट्रेड करता हुआ 1122 का स्टॉप लॉस। शिवांगी जी ने रेडिको खेतान को पिक किया और टारगेट ऑफ 2200 2119 पर ट्रेड कर रहा है और अभी अभी उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के मिड कैप फंड में आज शरद जी ने पिक किया आपकी स्क्रीन पे। ये रहे आज के 4 ट्रेड्स। निफ्टी एग्जैक्टली उसी जोन में है जहां पे जब हमने 2 बजे के कार्यक्रम की शुरुआत की थी, वहीं उसी क्लस्टर को पकड़ के ट्रेड कर रहा है। कोई बहुत बड़ा डाइवर्जेंस नहीं आया अब तक उस प्राइस में और इस प्राइस में। मीनवाइल कुछ स्टॉक्स को और रखता हूँ आपकी स्क्रीन पे, जो कि अब मैं आ रहा हूँ ऑटो पे। ऑटो की ओआई समरी को देखें और एवरेजेस की बिहेवियर को देखें, मतलब एवरेजेस जो स्टॉक्स आज काट रहे हैं उसमें आप लेके आइए ज़रा प्लीज़ एस्कॉट्स कुबोटा। और एस्कॉट्स इस वक्त डे हाई पर है। शिल्पा जी, एस्कॉट्स ने आज अपना मेरे ख्याल से 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो लास्ट एवरेज रह गया था उसको पार कर दिया और 5 अगस्त को जो क्रैक हुआ था, एक गैप परसिस्ट करता था चार्ट्स पे, वो भी मोर और लेस फिल होने को है। आपका टेक एस्कॉट्स पे क्या है इस वक्त?
जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, अगर आप ऑप्शन चेन समझेंगे तो 3900 के तो इसके नेक्स्ट टारगेट्स हैं ही। इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉल अनवाइंडिंग्स हैं ऑन द अपसाइड, तो नेक्स्ट टारगेट्स 4050 तक के भी हैं। लेकिन 3900 पे एक थोड़ा सा आप एक व्यू वापस ले सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है कि वी शुड कैरी ऑन, या फिर ट्रेल कर सकते हैं। यहाँ पे 3820 के ऊपर जब तक स्टॉक है, मुझे लगता है अपसाइड ओपन है फॉर टारगेट्स ऑफ 4050 पोजिशनली। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, अब बात करते हैं कुछ रेगुलेटरी इश्यूज़ की, और उनमें से एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सेंट्रल बैंक्स क्या करने वाले हैं। महंगाई भले कंट्रोल में आती दिख रही है, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दरों में कटौती का फैसला लेने में कोई जल्दबाजी नहीं है। हमारे ग्रुप चैनल CNBC से बातचीत में RBI गवर्नर ने कहा है कि दरों में कटौती से पहले और आंकड़ों को देखने की ज़रूरत होगी। We have to really see how the outlook is. It's not a question of that in the in the current context. In the like in July, the inflation came to about 3.6. That is the revised number now. Yeah, 3.6, and August has come at 3.7. So it's not so much how the inflation is now. We have to look at for the next 6 months, for the next 1 year, what is the outlook on inflation. So therefore, I would like to sort of step back and look at more carefully what is the future trajectory of inflation and growth, and based on that we will take a decision. ओके, तो ये बात हुई RBI गवर्नर के व्यू की। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ और स्टॉक्स पर नज़र डालते हैं। एक बार ज़रा आप लेकर आइए आज का HDFC बैंक का चार्ट। शरद जी, HDFC बैंक कंसिडरिंग अब तो म्यूचुअल फंड ने ही बेचना शुरू कर दिया है, क्या हम बॉटम के करीब हैं? मेरे हिसाब से बॉटम ऑलरेडी बन चुका है। अब ये यहाँ से आप एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी की उम्मीद करिए। पहला राउंड जो 1700 1750 तक गया था, वहां तो आपको फिर भी थोड़ा सा अभी भी डाउट था लोगों को, बट मेरे हिसाब से अब ये पीक टाइम है कि मोस्ट प्रोबेबली क्वार्टरली नंबर्स में यूजुअली जो HDFC बैंक की खासियत होती थी जिसके बेसिस पे ट्रैक होता था, तो मुझे लगता था 19 अक्टूबर को ऑलरेडी बैंक ने अनाउंस कर दिया है कि वो अपने रिजल्ट्स देंगे। तो मुझे लगता है अब यहाँ से आपको हर क्वार्टर जो इम्प्रूवमेंट देखने की आदत है HDFC बैंक जैसे स्टॉक में, वो आपको इनिशियली दिखने लगेगा। Q1 वैसे भी मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, बैंक्स के लिए स्लो क्वार्टर होता है, तो उसको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। Q2 ऑनवर्ड्स मुझे लगता है आपको HDFC बैंक में लगातार जो इम्प्रूवमेंट्स की हम बात कर रहे थे, नॉन कॉमन क्लाइंट्स हैं काफी HDFC और HDFC बैंक में, वो सिनर्जीज को ड्राइव करना और जो अग्रेशन के साथ बैंक अपनी ग्रोथ की बात कर रहा है, तो मुझे लगता है अब जनरली इस क्वार्टर या नेक्स्ट क्वार्टर ऑनवर्ड्स आपको वो नंबर्स में दिखने लगना चाहिए, कंटिन्यूअसली ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट। और जैसे जैसे वो दिखता है, मुझे लगता है वापस से शायद हम 3.5-4 के प्राइस टू बुक को ट्रेड करने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि जब इतना बड़ा बैंक उस स्पीड में ग्रो करेगा जो काफी समय बाद होगा, तो मुझे लगता है प्रीमियम वैल्यूएशंस मिलने लगेंगी। और बाकी पूरा मार्केट भी कंपैरेटिवली थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो ये बैंक में मुझे तो काफी उम्मीद है कि बड़े बेहेमत को इंटरनेशनल फ्लोज भी काफी स्ट्रॉन्ग रहने चाहिए। तो मैं काफी बुलिश हूँ। इनिशियली हम लोग 2021 के आसपास के लक्ष्य लेके चल रहे हैं, बट मुझे लगता है री रेटिंग काफी स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए इस बैंक में। HDFC बैंक, मीनवाइल अनुज, शायद हमने BSE का डिस्कशन किया, एंड दैट सेम रूल, वही गणित अनुज MCX पे अप्लाई होता है। MCX को देखिए 5612, इसने भी बड़ा अच्छा मूव दिया है ना। बिल्कुल, देखिए एक्सचेंज तो एक्सचेंज है, तो हालांकि MCX प्योरली कमोडिटी इन करेंसी एक्सचेंज है, BSE NSE इक्विटी एक्सचेंज है, लेकिन MCX को इसकी ज़रूरत भी नहीं थी। MCX अपने आप एक अपनी अलग बुल मार्केट में MCX, मेरे ख्याल से MCX का अगर आप चार्ट देखेंगे, ये तो आज का है, 1 साल का चार्ट देखते हैं इसका। आई थिंक जब वो न्यूज़ आई थी, जब वो प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट होने के बाद 1800 पे था ये स्टॉक मेरे ख्याल से। हाँ एग्जैक्टली 1700-1800 पे था ये स्टॉक, 1660। हाँ, वहाँ से ये ट्रिपल हुआ है वहाँ से, मतलब 220% रिटर्न्स इसने दिए हैं। तो ये तो एक अपनी एक अलग ही ट्रेजेक्ट्री चल रहा है, ये तो अलग चाल चल रहा है, लेकिन बेहद बहुत शानदार मूव्स हैं यहाँ पर। बिल्कुल। शरद जी, आपका टेक क्या होगा MCX पर? हमने कार्यक्रम की शुरुआत में BSE को डिस्कस किया था, बट कमोडिटीज़ और करेंसी का आई थिंक जो कारोबार है इस वक्त MCX ड्राइव करता हुआ। आई मीन, क्या 1 साल में सितंबर में ही तो भाव था इसका 1660 रुपये, इट्स नाउ 5606।
देखिए, मुझे लगता है थोड़ा सा फैसिनेशन ज्यादा हो गया इंडेक्स स्टॉक्स में लेके, खास करके एनएससी की लिस्टिंग को लेके जो उत्साह है वो भी रब ऑफ इफेक्ट है। बट एमसीएक्स में जो लाइसेंस वाली उनकी डील हुई थी उसके बाद भी काफी शार्प रन अप हमने देखा है। कुछ नए ऑप्शंस वगैरह उन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं, उसका भी असर आना चाहिए। बट मेरे हिसाब से तो 4,000 पे भी यूफोरिया थोड़ा बहुत ज्यादा था प्राइसेस में, अभी भी मेरे हिसाब से ज्यादा है, क्योंकि जब आप 15-16% लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ उम्मीद करते हैं, उन स्टॉक्स को 40-45 टाइम 55 टाइम एक साल फॉरवर्ड पे ट्रेड करना मुझे कम समझ में आता है। इंट्रिंसिक वैल्यू में कुछ और वैल्यूएशन निकल के आए, अंदर से कुछ एसेट्स वगैरह निकल के आए तो अलग बात है। बट इन वैल्यूएशंस पे चाहे बीएससी हो, चाहे ये हो, एमसीएक्स हो, मुझे लगता है ये थोड़ा एबनॉर्मल वैल्यूएशंस है। बट बाजार है, एग्जैगरेशन दोनों साइड पे कभी कभी होता है। मेरे हिसाब से तो काफी एक्सपेंसिव है 54-55 टाइम एक साल फॉरवर्ड में। लेकिन पता नहीं, शायद बाजार को कुछ पता है जो मुझे नहीं पता है। ओके, M6 5608 पे वाकई बहुत शानदार मूव है। यहाँ पे डे हाई की ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड कर रहा है। अच्छा, मैं अब आता हूँ थोड़ा सा डेरिवेटिव्स में OI जो आज बिल्डअप है, और साथ ही साथ सेक्टर्स में जिन स्टॉक्स की सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट है उसको लेते हैं, पिक करते हैं। हमने एक्सचेंजेस की बात कर ली, हमने बैंक्स की बात करी, हमने ऑटो की बात करी, अब लेके आइए आप फार्मा की बात करी। बट मैं फार्मा को थोड़ा सा स्प्रेड करके हेल्थ केयर तक ले आता हूँ, और मेरे ख्याल से मैंने लास्ट वीक भी इसको डिस्कस किया था, दैट्स अपोलो। इसकी प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग है। अपोलो आपकी स्क्रीन पे आएगा, प्लीज़ अपोलो हॉस्पिटल्स दिखाइए 7022 पे। मानस ये इनफैक्ट राजेश पालवी जी से बात करते हैं इस पे। राजेश जी, ये एक टाइम स्पेंड कर रहा है 7000 की ट्रेजेक्ट्री के ऊपर। इधर प्लीज़ 7000 के पुट राइटर को लेके आइएगा, 7000 के पुट ऑप्शन रखिएगा। ये इसका आई थिंक ये इसका हिस्टोरिकली इसका बिहेवियर है। आप देखिए, सेम केस स्टोरी थी जून 2023 में जब इसने 4700 को पार किया था। सेम स्टोरी नवंबर 2023 की थी। ये एक मार्क के ऊपर टाइम लेता है, लेकिन जब उसके बाद निकलता है तो उसको रिविजिट कभी नहीं करता है। आपकी स्क्रीन पे करीब 1,16,000 पुट यहाँ पे खड़े हैं, 7,000 रुपये का स्टॉक है। आपका व्यू क्या कह रहा है 7,025 पे? अगर ये इस ट्रैजेक्टरी से बाहर निकला तो फर्स्ट इंस्टेंस में टारगेट क्या बनेगा? तो डेफिनेटली स्टॉक एक क्लियर अप ट्रेंड में है। मंथली टाइम फ्रेम पे भी देखें तो अप स्लोपिंग चैनल में ही ट्रेवल कर रहा है। ये 4th कंसेक्यूटिव मंथ है जहाँ पे स्टॉक हायर हाई लो फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है, जो कि क्लियर एक साइन है कि सस्टेन बाइंग एक्शन यहाँ पे होते हुए दिख रही है। हमें लगता है जिस तरीके से स्टॉक अभी यहाँ पे पोजिशन है और 7,000 के ऊपर होल्ड आउट कर रहा है, फुट बेस्ड कॉन्सेंट्रेशन भी ऑलरेडी सपोर्ट कर रहा है इस लेवल को, तो हमें लगता है 7,000 के ऊपर बना रहा तो ये स्टॉक यहाँ पे नए ऑल टाइम हाई वापस बनाते हुए दिखेगा। और नेक्स्ट टारगेट हमें लगता है 7,150 से लेके 7,240 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। तो बिल्कुल अपोलो हॉस्पिटल में पोजीशन यहाँ पे थोड़ा सा पोजिशनल पर्सपेक्टिव से यहाँ पे बनाई जा सकती है लॉन्ग साइड का ट्रेड, और हमें लग रहा है कि 7,250 के टारगेट के लिए एम किया जा सकता है। करंट लेवल से स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो होना चाहिए करीब 6,920 के आसपास। कॉल ऑप्शन भी लिया जा सकता है 7,000 की स्ट्राइक का ही 124 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसमें टारगेट प्रोजेक्ट किया जा सकते हैं 175 180 की तरफ। स्टॉप लॉस होगा इस कॉल ऑप्शन का करीब 98 रुपीज़ के आसपास। ओके, अपोलो हॉस्पिटल। चलिए काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेंगे। उसके बाद जब लौटेंगे तो हमारे साथ दीपक शिनॉय जुड़ेंगे बिग मार्केट वॉइसेस में बातचीत करने के लिए। वेलकम बैक बिग मार्केट वॉइसेस में। अब हमारे साथ कैपिटल माइंड के फाउंडर एंड CEO दीपक शिनॉय जुड़ गए हैं। उनसे जानते हैं कि मार्केट में अब क्या तेज़ी और आगे बढ़ेगी और अभी भी यहाँ पर किन सेक्टर्स में मौके हैं। दीपक जी, गुड आफ्टरनून। शुरुआत करेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस के साथ। अलॉटमेंट मुझे पता नहीं आपको पर्सनल लेवल पे मिला या नहीं, आपके क्लाइंट्स को मिला या नहीं, लेकिन इस लेवल पर 165 पर अब क्या करें इन्वेस्टर? जिनको मिला वो और जिनको नहीं मिला वो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अनुज। इनफैक्ट बम्पर लिस्टिंग से हुई है 130-140%
प्रीमियम मतलब आईपीओ के प्राइस के ऊपर अगर स्टॉक लिस्ट होता है तो यूजली ये होता है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है और अभी तक हमने एक भी मतलब रिजल्ट नहीं देखा है लिस्टिंग के बाद। अब जब रिजल्ट आएगा वो अक्टूबर में आएगा शायद, जो उसके बाद हमें थोड़ा सा बेटर पता चलेगा कि किस तरह से उन्होंने बाइफरकेट और किस तरह से इंडिपेंडेंटली ये बिजनेस चलने लगा है। एक जो पॉजिटिव है इस बिजनेस के लिए, HDFC जब HDFC बैंक के साथ मर्ज हुआ तो एक बड़ा NBFC जो हाउसिंग मार्केट में था वो लाइक बैंक में अब्जॉर्ब हो गया। और बैंक से कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे वो लैंड के अगेंस्ट नहीं लैंड कर सकते हैं। तो HDFC काफी लैंड पे के अगेंस्ट लैंड करते थे वो और लेकिन वो अब और नहीं लैंड कर सकते हैं HDFC। तो आई थिंक बजाज हाउसिंग फाइनेंस का वो रोल आई थिंक एक तरह से बन जाएगा कि सबसे बड़ी NBFC अगर वो बनना चाहते तो वो शायद वो नेक्स्ट बड़े लैंड के अगेंस्ट लेंडर होंगे, बिल्डर्स को लोन देवे। उसी में एक थोड़ा सा ग्रोथ पाथ भी है। लेकिन आई थिंक जो इंक्रीज हुआ है अगर मार्केट प्राइस आज उसके हिसाब से मुझे ये लगता है कि आई थिंक थोड़ा सा रिजल्ट का और कमेंट्री का वेट करना चाहिए हमें, क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बाकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के मुकाबले में। और मुझे ये भी लगता है कि एक बार रिजल्ट्स आ जाए, इंडिपेंडेंटली हम लोग देख लें तो आई थिंक बेटर पिक्चर आ जाएगा। तो अगर खरीदना और हो तो आई थिंक तब तक वेट करना चाहिए। आपने अगर फंडामेंटल्स के लिए खरीदा है तो ये भी वक्त है कि वेट करें और एक बार फंडामेंटल्स देख लें। नहीं तो आप सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए अगर आपने खरीदा है तो यही मौका है 150% अगर ऊपर गया है तो आपको लिस्टिंग्स गेन जो चाहिए थी वो मिल गई। और यूजली लोगों को सिर्फ एक ही लॉट मिलता है, वो शायद बहुत सारे लोगों को जिनको भी मिला भी हुआ है तो उससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल नेटवर्क। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है और लॉन्ग टर्म के लिए और खरीदना है तो आई थिंक एक बार रिजल्ट का वेट करें और उसके बाद डिसीजन लें। दूसरा सवाल जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था, BSE का स्टॉक आज 18% ऊपर, MCX एक वन वे रैली यहाँ पर। अब एक्सपेक्टेशन है कि NSE का IPO फाइनली शायद गो हेड मिले उसको। अगर ऐसा होता है तो जो मार्केट प्लेयर्स हैं या एक्सचेंजेस हैं, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर्स जो हैं, इन पर क्या व्यू रहेगा? आई थिंक यहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं अनुज, तो आई थिंक थोड़ा सा बायस्ड हूँ यहाँ पे। लेकिन ये ज़रूर है कि जो ऐसी जो कंपनीज हैं जैसे BSE हो गई, NSE हो गई, CDSL और जो ऐसे वे जो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर वाली इंस्टीट्यूशंस हैं, यहाँ पे आई थिंक लॉन्ग टर्म में स्कोप बहुत ज़्यादा है। इंडिया जैसे जैसे फाइनेंशियलाइज होती जाएगी, जैसे जैसे और कंपनीज लिस्ट होंगी, तो आई थिंक ये जो अगर चाहे NSE हो चाहे BSE हो, आई थिंक इनका जो लॉन्ग टर्म फ्यूचर है इससे कई गुना ज़्यादा है जो अभी आज के कंपैरिजन में। लेकिन एक चीज़ और है कि जैसे जैसे ये बढ़ती जाती हैं, ये कंपनीज बड़ी होती जाती हैं, इनका जो रेगुलेशन है चाहे सेबी से हो चाहे RBI से हो, जैसे बड़ी बैंक्स के लिए है, वो रेगुलेशंस भी बढ़ती जाएंगी। और एक तरह से अगर आप देखें इस बार बोथ NSE एंड BSE को जितना फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स में अभी जैसे एक्सपोजर ज़्यादा होने लगा है, सेबी ये भी इंसिस्ट करेगी कि देखो आप अपना जो गारंटी फंड है उसमें आप ज़्यादा पैसे रखें। तो वो ज़्यादा पैसे वो यूजली प्रॉफिट से निकाल के देना पड़ता है उनको कि ये फंड में प्रोविजन करना पड़ता है। तो उस तरह से उनके प्रॉफिट्स भी एक क्वार्टर में कम होंगे साल के एक क्वार्टर में। वो पता नहीं कौन सा क्वार्टर होगा, लेकिन ये जो रेगुलेटरी इम्पैक्ट है ये ज्यादा होता जाएगा जैसे जैसे ये कंपनीज बढ़ती जाएंगी। तो ये रिस्क जरूर आप ध्यान में रखें। लेकिन आई थिंक आज का जो मूव है वो इसलिए है कि NSE को एक तरह से और उनका इन्वेस्टिगेशन और नहीं चलेगा सेबी का, जो कोलोकेशन के इशू में था। इसकी वजह से आई थिंक मार्केट को ये लग रहा है कि अच्छा अभी ये लिस्ट हो गए, सारे प्राइसेस नजर आएंगे और फिर BSE का प्राइस भी उस तरह से आई थिंक काफी जंप हुआ है आज। बट रिस्क जरूर है कि इनकी जो सेटलमेंट गारंटी फंड्स हैं इनको ज्यादा फंड करनी पड़ेगी। जो NSE का जो प्राइस है जो प्राइवेट मार्केट में चल रहा है वो एक्चुअली एज अ मल्टीपल BSE के कंपैरिजन में बहुत कम है। सो NSE इज एक्चुअली चीपर अगर देखा जाए। लेकिन आई थिंक IPO होने के बाद ही पता चलेगा कौन एक्चुअली चीपर होगा।
और वो शायद काफी बड़ी आईपीओ होगी जब आएगी। ओके, तो ये बात थी बजाज हाउसिंग की, फिर उसके बाद एक्सचेंजेस की बात भी हुई कुछ हद तक, और तमाम कंपनियों की बात हुई। अच्छा, अब आते हैं एक ऐसे स्पेस पे दीपक जी जहाँ पे अभी भी हिस्टोरिकल प्राइस और हाइज, ऑल टाइम हाइज से सीएमपी में बहुत बड़ा डिफरेंशियल है। मैं हेल्थ केयर सेगमेंट में जाऊँगा। आप डायग्नोस्टिक स्पेस को देखिए, बीते साल भर दोनों मेट्रोपोलिस और डॉक्टर लाल पैथलैब ने एक रिकवरी की है, लोअर लेवल से सब्सटेंशियल रिकवरी है। एक और बात जो मैंने खुद रियलाइज़ करी कि इनकी प्राइसिंग और जो डिस्काउंटेड जो टेस्टिंग वाली कंपनियां आई थी, उनके डिफरेंशियल प्राइस डिफरेंशियल में अब अंतर काफ़ी कम है। आपका व्यू इन दोनों स्टॉक्स पे क्या है इस वक्त डायग्नोस्टिक स्पेस के? डायग्नोस्टिक्स में तो वीरेंद्र जी एक्चुअली यहाँ पे ये हुआ था जरूर कि 2-3 साल पहले जब कोविड आया था, जब इनका जो बम्पर प्रॉफिट सिचुएशन था वो थोड़ा सा अब कम हो गया है, बिकॉज उतना टेस्टिंग नहीं हो रहा है जितना पहले हुआ करता था। दूसरा ये भी है कि जो बड़ी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे उन्होंने इन हाउस डायग्नोस्टिक्स ज़्यादा प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया है। और ये जो एक्सटर्नल डायग्नोस्टिक सेंटर है वो इतना मतलब लोग अगर अस्पताल जाएंगे तो वहीं पे डायग्नोस्टिक करवा लेंगे, ना कि वो फिर घर पे ऑर्डर करें या फिर किसी और डायग्नोस्टिक से ऑर्डर करें। ये एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है, इसलिए उनकी ग्रोथ उनकी जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। और दूसरा एक कंपटीशन भी है कि अब 3-4 और इंडिपेंडेंट डायग्नोस्टिक प्लेयर्स हो गए, और जो जिस तरह से टेस्टिंग के इक्विपमेंट्स में चेंज आ रहा है, बहुत डिफरेंसेस आ रहे हैं, नए नए टेक्निक्स आ रहे हैं जिसमें एक और दो टेस्ट में आपको बहुत सारी चीजें और इंक्लूड हो रही हैं पहले के मुताबिक। तो आई थिंक थोड़ा सा कैपेक्स इन कंपनीज को भी करना पड़ेगा ये नए टेक्नोलॉजी को अब्जॉर्ब करने के लिए ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। तो मुझे ये लगता है कि एक्चुअली अब हॉस्पिटल्स विल डू बेटर देन द डायग्नोस्टिक सेंटर्स। मुझे लग रहा है कि डायग्नोस्टिक सेंटर्स इंडिपेंडेंटली अगर ऑपरेट करें तो उनका जो फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन है वो कम है, वर्सेस अगर हॉस्पिटल्स में जाएं तो वहाँ पे डायग्नोस्टिक्स भी है, इन पेशेंट्स, ओपीडी और सारे वो जो बाकी जो एंसिलरी सर्विसेज है वो ज़्यादा मिलती हैं, और हॉस्पिटल्स relatively cheap हैं comparison with diagnostic centers. So I think that way hospitals में हमारा ज़्यादा ध्यान रहेगा। हमारे पास थोड़े हॉस्पिटल्स हैं हमारे पोर्टफोलियो में, तो हम थोड़े से biased हैं, पर independent diagnostic centers don't look that interesting. अच्छा, अब आते हैं एक और स्पेस पे। मैं ऑटो की बात मैं कर रहा हूँ, और टू व्हीलर्स में मूव था। बजाज ऑटो ने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया, हीरो मोटोकॉर्प ने स्ट्रॉन्ग मूव दिया, टीवीएस ने बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की दिक्कतों पे हम बातचीत कर चुके हैं आपसे। मीनवेल एक रिलीफ था शायद टायर स्पेस में, जहाँ रबर प्राइसेस थोड़े से रेशनलाइज हुए, उसका एक बेनिफिट इनको मिला। हम लास्ट वीक ही दीपक जी सीएट की मैनेजमेंट से बातचीत कर रहे थे, जो कि ओएम डिमांड को लेकर थोड़े से निराश थे, बट रिप्लेसमेंट डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये बात उन्होंने मानी इस मंच पे। आपका टायर स्टॉक्स पे व्यू क्या है इस वक्त, और अगर प्रेफर्ड कुछ हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। हाँ भैया, हमारे पास एक्चुअली अभी टायर कोई कंपनी नहीं है, पहले हुआ करती थी। हमारे पास बैटरी कंपनीज हैं जो आई थिंक वो ईवी में ज़्यादा यूज होती हैं, बट टायर कंपनीज अभी नहीं है। ये एक्चुअली अब उनको थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा क्योंकि क्रूड प्राइसेस कम हो गए। सिंथेटिक रबर के प्राइसेस क्रूड प्राइसेस के साथ ही मूव करते हैं, तो जैसे क्रूड प्राइसेस कम होते जाते हैं सिंथेटिक रबर के प्राइसेस भी कम होंगे, तो इनपुट कॉस्ट थोड़ा सा कम होगा। आपकी जो सबसे बड़ी कंपटीशन हुआ करती थी चाइनीज वाली कंपटीशन, वो उसमें काफ़ी उनके प्राइसेस काफ़ी बढ़ा दिए गए हैं क्योंकि उनमें ड्यूटीज लगा दिए गए हैं और इम्पोर्ट्स उतने ईजी नहीं है। तो एक तरह से उनको थोड़ा सा एक कुशन मिला हुआ है इन कंपनीज को। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इनकी रिप्लेसमेंट डिमांड से ही मार्केट चल रही है। ओईएम डिमांड अभी उतना ज़्यादा आया नहीं है। ओईएम में काफ़ी कंपनीज ने सेल्स इसलिए जनरेट किए क्योंकि उन्होंने डीलर्स को बेचा हुआ है। डीलर्स ने आगे अभी उनकी इन्वेंट्री लेवल्स काफ़ी हाई हैं, और लोग सोच रहे हैं कि आई थिंक अच्छे मॉनसून की वजह से और दिवाली की वजह से ये इन्वेंट्री निकल जाएगा, और फिर नए इन्वेंट्री को लेके आई थिंक नए टायर्स और ओईएम डिमांड भी बढ़ेगा।
ये देखने को हमें अभी तक तो नंबर्स में कुछ इतना नजर नहीं आ रहा है। आई थिंक हमें अक्टूबर और नवंबर के नंबर्स देखने पड़ेंगे बिफोर वी मेक दिस कंक्लूजन। लेकिन आई थिंक टायर्स में यू शुड कंसिडर अ लॉन्ग टर्म स्टोरी हियर। दो तरह के कंपनीज हैं, एक तो या तो आपके स्टैंडर्ड टायर्स हो गए जैसे एमआरएफ या फिर सीएट, जो स्टैंडर्डाइज टायर्स बनाते हैं कार्स, ट्रक्स और टू व्हीलर्स के लिए। और कोई स्पेशलाइज कंपनीज है जैसे बालकृष्णा इंडस्ट्रीज जो मल्टीपल एसकेयू वाली टायर्स बनाते हैं, जैसे कि ट्रैक्टर्स, जेसीबीज, अलग किस्म के जेसीबीज के टायर के साइज अलग होते हैं और उनके ट्रेड्स अलग होते हैं। तो उनके पास उनका जो उनके जो मार्जिन हैं वो सबसे ज्यादा हैं कंपेयर टू अगर एमआरएफ और सीएट के को देखें। तो आई थिंक यहाँ पे लॉन्ग टर्म में मुझे बालकृष्णा जैसी कंपनीज बेटर लगती हैं, क्योंकि इनकी जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो उनका जो फॉर्म फैक्टर है टायर्स के, वो जो बनाते हैं उनकी स्कोप ज्यादा है। पर अभी बिकॉज ऑटो इज इन डिमांड, आई थिंक थोड़ा सा ग्रोथ आपको एमआरएफ सीएट वगैरह में देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी ये दिवाली का टाइम है तो उस डेटा की वजह से आई थिंक उनमें ज्यादा बढ़ोतरी आ सकती है शॉर्ट टर्म के लिए। तो आई थिंक शॉर्ट टर्म के लिए आप ऐसी कंपनीज में जाए, लॉन्ग टर्म के लिए बालकृष्णा कंसिडर करें। हमारे पास अभी कोई कंपनी नहीं है, हम भी कंसिडर ही कर रहे हैं। ओके, अच्छा, डिक्सन टेक कवरेज है क्या इस पर, और क्या व्यू है स्टॉक पर? काफी इंटरेस्टिंग है। आई थिंक आज काफी ऊपर गया, हमारे पास पहले हुआ करता था। आई थिंक इनकी जो दो चीजें हैं, तो मैन्युफैक्चर करते हैं फॉर एसीज एंड फ्यू अदर इक्विपमेंट। लेकिन इनमें जो एक और चीज हुआ करती थी वो डिजाइन सर्विसेज हुआ करती थी, कि अपने जो कस्टमर्स थे उनको जाके बोलते थे कि आप ये प्रोसेस ऑटोमेशन करोगे या फिर ये चेंज करोगे अगर, तो आपका कॉस्ट और कम होगा। तो वो डिजाइन सर्विसेज में भी जाते थे वन लेवल हायर। So I don't know. अभी recently तो हमने coverage we have not done anything, but now we have to, क्योंकि stocks I think have been, all the companies in this space have been starting to do well। और Dixon एक तरह की कंपनी है यहाँ पे जहाँ पे OEMs के लिए मैन्युफैक्चर करती हैं, but also other companies in द सेमीकंडक्टर स्पेस जो ऐसी चीजें करती हैं, या फिर मोबाइल फोन्स के लिए जो मैन्युफैक्चर करते हैं वगैरह, इनमें अभी थोड़ी सी मतलब ओवरलैप्स होने लग गए हैं। तो इसकी वजह से आई थिंक ये स्पेस काफी इंटरेस्टिंग हो गया है ओवरऑल। सो डिक्सन में अभी हमारा कोई पोजीशन नहीं है, पर आई थिंक डिक्सन इज अ वेरी गुड प्ले लॉन्गर टर्म। लेकिन आपको 5 साल देखना पड़ेगा इस प्राइस पे। शॉर्ट टर्म में काफी वॉलेटिलिटी हो सकती है, लॉन्ग टर्म लेकिन फिर भी मुझे लॉन्ग टर्म मतलब 5 साल से ज्यादा ये कंपनीज यहाँ से इसकी कई गुना ज्यादा बड़ी होंगी। तो उस टाइम फ्रेम में देखें तो आई थिंक डिक्सन एंड अदर कंपनीज विल बी इंटरेस्टिंग। ओके, अच्छा, एक और चीज़ पूछनी थी आपसे। लिकर स्टॉक्स, एल्को बेवरेज स्टॉक्स, यहाँ पर काफ़ी अच्छा मोमेंटम रहा है। इधर कोई प्रेफर्ड पिक होंगी क्या आपकी? हाँ जी, ये अनुज जी, हमारे पास यूनाइटेड स्पिरिट्स है। ये एक्चुअली बहुत स्लो मूविंग स्टॉक्स होती है। मतलब इनकी जो, अगर आप 5 साल में देखें, 6 महीने में 5 साल का रिटर्न आ जाता है और फिर 5 साल कुछ नहीं करते, बाकी 4.5 साल कुछ नहीं करती हैं। तो आई थिंक ये अभी वो वक्त है जहां पे स्टॉक्स मूव करने लगी हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगर आप 5 साल देखें तो जैसे अब मूव हो रही है, इसमें मोमेंटम अब आ रहा है। ये दो चीजों की वजह से आ रहा है। एक तो स्टॉक्स की जो साइकिल है वो नॉर्मल साइकिल ही है, और एक तरह से इस स्टॉक में अबाउट 800 के करीब देयर वाज अ लॉन्ग पॉज, अब 1200 के करीब देयर वाज अ शॉर्ट पॉज, नाउ इट हैज स्टार्टेड टू मूव अप। लेकिन और एक चीज है कि यूनाइटेड स्पिरिट स्पेसिफिकली इसने प्रीमियमाइज करना स्टार्ट कर दिया। मतलब जो उनकी जो चीपर अल्कोहल्स थे उन पर वेट कम किया जा रहा है, और उनकी जो ज्यादा प्रीमियम वाले अल्कोहल्स हैं उन पे वो ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो वो प्रीमियमाइजेशन की वजह से उनकी मार्जिन प्रोफाइल में काफी चेंज हुआ है। पहले इनके सिंगल डिजिट मार्जिन हुआ करते थे 6-7 साल पहले, अब उनकी मार्जिन थोड़े से बढ़ने लगे हैं, आरओई थोड़ा सा आने लगा है। नहीं तो इस कंपनी में जब इट वाज अ विजय मल्ल्या कंपनी, देयर वाज वेरी वेरी लो आरओई, कोई आरओई था ही नहीं, 3-4% के करीब था फॉर अ लिकर कंपनी।
लेकिन अब उनके आरओईज थोड़े से बेटर होने लगे हैं, तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में इसका स्कोप अच्छा है। जैसे इंडिया अपनी पर कैपिटा जीडीपी बढ़ाती जाएगी, लोग जो बेटर अल्कोहल है वो उसकी यूटिलाइजेशन होगी, और आई थिंक दैट विल बेनिफिट कंपनीज लाइक यूनाइटेड स्पिरिट्स। इनफैक्ट इवन राडिको एंड अ फ्यू अदर्स, उन्होंने भी अपना प्रीमियमाइजेशन प्लान स्टार्ट कर दिया है। तो वो ये अब ऐसा नहीं है कि इन कंपनीज को देखें और बोले कि यार ये तो चीप वाली लिकर मैन्युफैक्चर करते हैं। रैडिकोज, सम ऑफ इट्स अल्कोहल हैज वन अवार्ड्स नाउ इंटरनेशनली आल्सो। तो एक तरह से इस स्पेस में प्रीमियमाइजेशन की वजह से आई थिंक लॉन्ग टर्म रिटर्न्स बहुत अच्छे होंगे। ओके दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी इंडस्ट्रीज पे और सेक्टर्स पे और स्टॉक्स पे अपनी राय रखी आपने, जो आपके पोर्टफोलियो में है, जो नहीं भी है उस पर अपनी राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। अब लेके आइए इंडस्ट्रीज और इंडेक्स पर बात करेंगे। आज का दिन कैसा गया, कल के लिए प्रोस्पेक्टिव क्या है। 25385 और निफ्टी बैंक 52,147। अनुज, कैंडल टू कैंडल कंपैरिजन में निफ्टी बैंक की कैंडल ज़्यादा खूबसूरत है, अच्छी है, स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। व्यू क्या रहेगा कल के लिए, क्या करें, क्योंकि आज का दिन निफ्टी के लिए मोर और लेस कंसोलिडेशन के नाम रहा। नहीं देखिए वीरो, क्लोजिंग अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है क्लोज में। मैं इसे बता रहा हूँ ना, देखिए थर्सडे के मूव के बाद आप एक चीज़ समझ लीजिए, थर्सडे के 450-500 पॉइंट के मूव के बाद निफ्टी आराम से 150-200 पॉइंट गिर सकता था और फिर भी अप ट्रेंड में रहता। मैं आज अगर हम 150 पॉइंट नीचे बंद हो रहे थे तब भी मैं कहता कि लॉन्ग कैरी करिए, तो हम ग्रीन में बंद हो रहे हैं, लॉन्ग कैरी करना है बिल्कुल। देखिए एक ओवरनाइट रिस्क आपको हमेशा लेना पड़ेगा एक ट्रेंडिंग मार्केट में, लेकिन मेरा ये मानना है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में आपको लॉन्ग ट्रेड जो है वो कैरी करनी है, और बैंक हर गिरावट में आप ऐड करिए। और बैंक निफ्टी मुझे अब थोड़ा सा स्ट्रांग लग रहा है। बैंक निफ्टी की क्लोज जो है ना वो आज की एक्चुअली वो निफ्टी से बेटर है, और थ्रू द डे ट्रेडिंग पैटर्न में निफ्टी से बेटर रहा है, और 3-4 दिन से बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर भी रहा है। निफ्टी जब तक 25,200 के ऊपर है और बैंक निफ्टी जब तक 51,800 के ऊपर है तब तक ट्रेंड ऊपर ही, 25,200 कर दीजिए इसको, तब तक ट्रेंड पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है तब तक, और तब तक लॉन्ग रहें। अब एक ऑप्शन ये होगा कि क्या आप हेज करके जाएं, मैं उसके अगेंस्ट हूँ। मैं उसका कारण बताता हूँ क्यों उसके अगेंस्ट हूँ मैं। देखिए हेजिंग में क्या होता है ना, तकलीफ क्या होती है हेजिंग में, आपने कर लिया हेज और कल मान लीजिए चलिए मिल गया एक बार के लिए गैप डाउन आपको, तो ठीक है, लेकिन गैप डाउन अगर मिल भी गया तो मुझे लग रहा है वो एक अपॉर्चुनिटी होगी ऐड करने के लिए, और अगर बाई चांस गैप अप मिल गया तो वो हेज आपका ज़बरदस्ती आपका प्रॉफिट को इम्पैक्ट कर देगा। इसके लिए मेरा ये मानना है कि ट्रेंडिंग मार्केट है, थोड़ा रिस्क लें और कैरी करें। कोई अगर कुछ चीज़ ख़राब हो गई तो हो गई, बैड लक, लेकिन कैरी करने में ही मेरे ख्याल से बेटरमेंट रहेगी यहाँ पर। ओके, तो ये व्यू है इंडेक्स पर, आपने समझ लिया, और कल के लिए कैरी करना है इंडेक्स को। और आउट ऑफ दीज टू अगर आप निफ्टी और निफ्टी बैंक को देखें तो बेहतरीन क्लोज है निफ्टी बैंक का 52,172 पे। अच्छा याद रखिएगा, निफ्टी बैंक का ये क्लोज अगर आता है यहाँ पर तो 24 जुलाई के बाद, 24 जुलाई के बाद ये निफ्टी बैंक का सबसे हाईएस्ट क्लोज होगा। अच्छा मूव यहाँ पर। अब आते हैं BTST ट्रेड्स पर, कल के लिए क्या पोजीशंस कैरी करनी है, आइए पे पैनल को लेकर आइए स्क्रीन पर और बात करना शुरू करते हैं। शिल्पा जी, ट्यूसडे मॉर्निंग के लिए क्या कैरी करेंगे आप? वीरेंद्र जी, मेरा ध्यान UBL में ही बार बार जा रहा है। UBL अभी 2100 के ऊपर सस्टेन भी कर रहा है, यहाँ से तो 2200 के तो डेफिनेटली टारगेट्स हैं, लेकिन मुझे लगता है BTST भी इसमें आपको 2145, 2160 तक भी आपको एक लेवल मिल जाएगा। तो आप इसमें फ्यूचर्स में भी ट्रेड ले सकते हैं, 2100 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, या फिर ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करना है, जिसको हमने रेकमेंड किया है। 2100 का कॉल ऑप्शन रफली 50 रुपीज़ में ट्रेड कर रहा है, इसमें आप 28 का स्टॉप लॉस रखिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 75 to 90, ये ऑफकोर्स 2200 तक के लेवल्स के हिसाब से। ओके, यूनाइटेड ब्रूरीज, सुबह शुरुआत हुई थी गावा सरक की यूनाइटेड स्पिरिट्स की कॉल से, और अब शिल्पा जी लेकर आई हैं यूनाइटेड ब्रूरीज। चलिए, एल्को बेवरेजेस के लिए अच्छा दिन है, और दिन में 2 बार रेडको भी रिकमेंड हुआ चैनल पर। गाबा सर, आप क्या कैरी कर रहे हैं कल के लिए? गुड इवनिंग टू यू वंस अगेन। अनुज, स्टॉक मैंने चुना है इस वक्त वो है बैंकिंग क्षेत्र से ICICI बैंक। ट्रेड का है 1264 और जा रहा है 1300 की तरफ। स्टॉप होगा 1256। ICICI बैंक, इसमें एक ब्रेकआउट मिला है। ICICI बैंक में ब्रेकआउट मिला है। मानस, आप क्या कैरी कर रहे हैं? तो देखिए अनुज जी, IGL में खरीदारी करेंगे। ऐसा लग रहा है कि करेक्शन के बाद बॉटम बना है, तो एक बाउंस बैक प्ले हो सकता है। IGL के फ्यूचर में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे, 524 का स्टॉप लॉस लगाएंगे,
और 540 के टारगेट सेट करेंगे। और अगर चाहे तो 530 का कॉल ऑप्शन 10 रुपए में ले सकते हैं, 7 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 16 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, IGL 530 पे आपका बाया है। राजेश पलवे जी, आपके कैरी करेंगे? तो वीरेन जी, टीवीएस मोटर पे नजर है, स्टॉक डे हाई की तरफ ट्रेड करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से एक अप ट्रेंड यहाँ पे बना हुआ है, हमें लगता है टीवीएस मोटर में मोमेंटम कल के सेशन में देखने को मिल सकता है। 2880 2890 के टारगेट के लिए टीवीएस मोटर फ्यूचर बाय किए जा सकते हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 2828 के आसपास। ओके, टीवीएस मोटर्स 2846 पे आपका बाय कॉल है। अमित जी, ट्रेड आपका मंगलवार की सुबह के लिए? वीरेन जी, मेरे रेडार पे संवर्धन मदरसन है, करंटली 193.50 पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट है और 10, 20, 50 मूविंग एवरेज के कंप्रेशन और सपोर्ट लेके स्टॉक काफी अच्छे पॉइंट से एक बार आ रहा है। इसे बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 191 का और टारगेट्स रहेंगे 198 एंड 200 के। ओके, तो ये इस समय कल के लिए BTS कॉल। चलिए अब एक काम करते हैं, बैन अपडेट और दे देते हैं आपको। पहले तो वो स्टॉक्स जो बैन में अब एंट्री कर सकते हैं, सबसे ऊपर LIC हाउसिंग फाइनेंस, और वो लग भी रहा था जिस तरीके की पोजीशनिंग बनी है यहाँ पर 123% पोजीशनिंग। बिरला सॉफ्ट में 109% पोजीशन, और ये डेटा सही है क्या? ये ONGC है या कुछ और है? आई थिंक इसको हटाइए ज़रा एक बार। उसके बाद बैन से जो बाहर आ सकते हैं उस पर नज़र डालते हैं। बंधन बैंक और हिंदुस्तान कॉपर, ये स्टॉक्स बैन से बाहर आने की तैयारी कर रहे हैं। आई थिंक शायद GNFC को गलती से ONGC लिख दिया गया है, वो GNFC होना चाहिए। ONGC इंडेक्स स्टॉक है, इंडेक्स स्टॉक बैन में नहीं आते हैं, उतनी उनकी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट बहुत होती है। GNFC 106% की पोजीशनिंग है यहाँ पर, तो इसकी वजह से ये इस समय बैंक का अपडेट। बंधन बैंक, यहाँ पर क्या व्यू बनेगा गाबा सर? बंधन बैंक काफी समय से अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि हमेशा में मिल जाता है, लेकिन मैं ट्रेड देता नहीं। बढ़िया है स्टॉक, बहुत बढ़िया बेस बना है, 200 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, वक्त दीजिएगा 220 भी चला जाएगा। सेटअप के हिसाब से एक एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, अब तक साइडवेज मूव है, लेकिन बाय सबसाइड है बंधन बैंक। शॉर्ट नहीं होना चाहिए, और जिस दिन डिप मिल जाता है उस दिन बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो बेस्ट प्लेस इज अराउंड 200 के आसपास बंधन बैंक। ओके, बंधन बैंक 205.33 प्राइस आपकी स्क्रीन पे भी काम करते हैं। आते हैं आज के सेटअप पे, वो स्टॉक्स जो आई थिंक आज मतलब ब्रेथ को दिखा रहे हैं आज के। 85 लॉन्ग, देखिए भले ही आप इस स्क्रीन को अगर देखें डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल से कुछ दिक्कत है यहाँ पे। शॉर्ट कवरिंग 0, लॉन्ग अनवाइंडिंग 0। लॉन्ग 85 है, लॉन्ग 85 है और शॉर्ट 96। इसको छोड़ते हैं, मेरे ख्याल से एक बार सिर्फ लॉन्ग की स्लाइड लेके आइए। वो स्टॉक्स जो कि आज सब्सटेंशियल लॉन्ग कैरी करके गए अपने साथ, मैं माफ़ी चाहूँगा इन स्टैट्स के लिए। इसमें थोड़ी सी अगर आप देखें मैथमेटिकल एरर है, इसीलिए वो शायद कंसिडर नहीं कर रहा होगा। डिक्सन एट ऑल टाइम हाई 7% ऊपर, MCX एट ऑल टाइम हाई। तो आज एक्सचेंजेस में, और ये अगर आप देखें PLI मैन्युफैक्चरिंग वाइट गुड सेगमेंट में, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में डिक्सन ने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया। बायोकॉन और इनफैक्ट सिंजन इस ग्रुप की दूसरी कंपनी दोनों एक्टिव रहे, बट एज फार एज आई थिंक जो स्टैट्स होते हैं उसमें बायोकॉन स्ट्रॉन्ग था। PVR में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुए, मेरे ख्याल से हफ्ता भर हो गया इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुए। आज यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप है, और जो दूसरी स्लाइड आएगी वो है सीधे शॉर्ट बिल्डअप की, जहाँ पे आज शॉर्ट बिल्डअप हुआ। इस क्रम में LIC हाउसिंग फाइनेंस, बिरला सॉफ्ट, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, कैनफिन होम्स और बजाज फाइनेंस, मतलब टिपिकल सेल ऑन राइज, मतलब सेल ऑन न्यूज़। लिस्टिंग हो गई बजाज हाउसिंग की, उसके बाद बजाज फाइनेंस भी सिंक हुआ, शॉर्टिंग हुई, कैनफिन होम्स भी सिंक हुआ, शॉर्टिंग हुई, और LIC हाउसिंग फाइनेंस भी सिंक हुआ, शॉर्टिंग हुई। एक बार DLF की प्लेसमेंट को देखते हैं। DLF कल सुबह ये कार्यक्रम में कॉल थी और 861 पे आज खुला स्ट्रॉन्ग, उसके बाद हल्का सा बैकफुट पे आया। जरा गोदरेज प्रॉपर्टीज़ लेके आइएगा, और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ आपकी स्क्रीन पे आएगा, इट्स 2836। यहाँ पर एक रिवर्सल रहा। मानस, थोड़ा गंभीर लग रहा है क्या आपको आज इसका बिहेवियर गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का? एक ही दिन में 3 नर्वेज को सरेंडर करना 4% नीचे। तो देखिए डिसअपॉइंट किया है, क्योंकि जो लास्ट सेशन था, फ्राइडे का सेशन था, उसमें 50 डे मूविंग एवरेज को स्टॉक ने रीगेन किया था। तो एक इंट्राडे चार्ट पे, डेली चार्ट पे एक ब्रेकआउट जरूर था, बट वहां सस्टेन नहीं हो पाया स्टॉक, तो वो डिसअपॉइंटमेंट है। अगर किसी ने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है तो मेरे ख्याल से 2820 का स्टॉप लॉस लगाइए। अगर 2820 के नीचे जाए तो आपको निकलना है।
इस गिरावट पे खरीदारी नहीं करनी है। कि गोदरेज प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे अभी एज ऑफ नाउ बेस का कोई हंट नहीं है, तो इसको छोड़ते हैं। अब मैं एक बार अपनी स्क्रीन पे ही ज़रा डेरिवेटिव्स के जो स्टॉक्स हैं आज उनका हल्का सा स्कैन चलाता हूँ कि एक बेटर क्लोज की तरफ कौन कौन से स्टॉक बढ़ रहे हैं। देखिए बहुत खराब क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहा है आरती इंडस्ट्रीज़, भले ही इंटरडे बेसिस पे आपको गेन दिखाई दे, बट ये शायद पोस्ट दिसंबर 2023 अब तक के सबसे लोवेस्ट ट्रिजेक्टरी के आसपास क्लोज आ रहा है। और कुछ मतलब जिन स्टॉक्स में अच्छी क्लोजिंग आ रही है उसमें आप एक बार देख के आइए आपकी स्क्रीन पे, आदित्य बिरला फैशन 331 पे क्लोज अच्छा है प्राइस वाइज। उसके बाद और मैं अगर थोड़ा सा आगे बढ़ूँ, जिन स्टॉक्स की क्लोजिंग बहुत अच्छी है इसमें एक बार लेके आइए आप एक्सिस बैंक एट 1229। याद रखिएगा सभी एवरेजेस के ऊपर ये क्लोज हुआ और विद स्ट्रॉन्ग वेरिएशन। सुबह काफ़ी इस कार्यक्रम में चर्चा हुई भी थी इसकी, तो रिपीट नहीं करूँगा। और एक दो स्टॉक्स और जिनकी क्लोजिंग विद स्ट्रॉन्ग ओआई अच्छी हो रही है, उसमें आप बर्जर पेंट्स को लेके आइए। बर्जर पेंट्स एट 625.25 सितंबर 2023 के बाद की अब तक की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में क्लोज हो रहा है। शिल्पा जी बहुत संक्षेप में 10 सेकंड में अगर आप इसका जवाब दे पाएँ। इनफैक्ट इसके आगे बढ़ते हैं और उसके बाद छोड़ते हैं इसको क्योंकि हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। बट अनुज, एक बार फाइनली मैसेज उनके लिए क्या है जो LIC हाउसिंग फाइनेंस को चेस कर रहे थे 680 और आज कंप्लीट प्रॉफिट बुकिंग मोड पे? वीरो देखिए ये होता रहेगा, ये चीज़ें होती हैं और अब तो ये बैन में भी जा रहा है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इसमें आप मौके खोजिए आगे जाते हुए पोर्टफोलियो में रखने के लिए, क्योंकि एक व्यू लिया गया था इस पर कि पॉजिटिव है। आज सुबह भी पॉजिटिव खुला लेकिन उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आ गई, वो एक्सपेक्टेड था, ठीक है। लेकिन है तो ये स्टॉक इस स्पेस में अभी भी काफ़ी चीप कंपेयर टू इट्स पीयर्स। तो मुझे लग रहा है कि जब एक बार ये थोड़ा यूफोरिया छटेगा ना बजाज हाउसिंग फाइनेंस का, तब वापस इस पर सेकेंड राउंड ऑफ बाइंग आएगी, ये पॉसिबल है। आज का जो मूव था वो ऑब्वियसली इतना नहीं एक्सपेक्ट किया था मैंने कि प्रॉफिट बुकिंग इतनी आ जाएगी, शायद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती थी, लेकिन सीधा 6% गिर जाएगा, ये तो काफ़ी मतलब थोड़ा ज़्यादा हो गया। आई थिंक 6% तो चला नहीं था 6% गिर गया, 6% तो चला नहीं था 2 दिन में मेरे ख्याल से ये स्टॉक, तो उस हिसाब से ठीक है। आई थिंक एक रीज़न ये भी हो सकता है कि बहुत लोगों को लग रहा हो कि नहीं हम तो बजाज हाउसिंग ही लेंगे अगर हमको IPO पे नहीं मिला। जो एक पर्टिकुलर सेक्टर वाले फंड्स हैं या सेक्टर वाले जो प्लेयर्स हैं उनको लगा हुआ कि नहीं हमको तो अगर हाउसिंग फाइनेंस में कोई प्लेयर चाहिए तो वो LIC हाउसिंग होगा। तो ये एक थ्योरी हो सकती है कि आज उन्होंने कहा हो कि चलिए ठीक है हमको IPO में नहीं मिला या उतना नहीं मिला जितना हम चाहते थे, ओपन मार्केट में तो आप जितना मर्जी भर सकते थे, तो उन्होंने एक तरफ तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस खरीदा है और दूसरी तरफ LIC हाउसिंग फाइनेंस बेचा है। ये एंटायरली पॉसिबल है क्योंकि सबसे बड़ा प्लेयर तो LIC हाउसिंग फाइनेंस ही है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है जो आज हुई हो, लेकिन ये मेरे को लग रहा है कि एक टेक्निकल इन नेचर होगा और उसके बाद शायद रिकवरी भी आएगी, लेकिन खैर वो मार्केट को उसके हिसाब से देख लेंगे। चलिए अब वीडियो काम करते हैं, सिर्फ 2 मिनट बचे हैं तो मार्केट क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह की क्लोज रही। देखिए क्लोज उतनी अच्छी नहीं थी जितनी कि एक समय पे लग रहा था कि हो सकती है, लेकिन फिर भी ग्रीन में तो बंद हुए हम 28 पॉइंट ऊपर 25,384 पर। ध्यान रहे इंटरडे में हम 25,400 के ऊपर भी निकले थे। लेकिन बैंक निफ्टी की क्लोज अच्छी है, 52,150 पर बैंक निफ्टी बंद हो रहा है, 0.5% ऊपर। निफ्टी IT फ्लैट था, हल्का सा नेगेटिव बायस था इनफैक्ट यहाँ पर। मिड कैप इंडेक्स में 0.5% की तेज़ी, मिड कैप इंडेक्स ने आज ध्यान रहे एक बार फिर ऑल टाइम हाई लगाया। आज स्मॉल कैप ने थोड़ा अंडर परफॉर्म किया रिलेटिव टू मिड कैप। स्मॉल कैप सिर्फ 0.2% ऊपर था और यही कारण था कि एडवांस डिक्लाइन उतना अच्छा नहीं था जितना नॉर्मली 0.5% की मिड कैप रैली पे होना चाहिए था। 1285 बढ़ने वाले शेयर, 1202 गिरने वाले शेयर इस समय आपको दिखाई देंगे। सेक्टोरल बेट देखते हैं आज दिन भर कैसी रही, उसके बाद निफ्टी के हीट मैप पर आएंगे। तो निफ्टी IT थोड़ा सा डाउन था, FMCG करीब 3/4% नीचे था। उसके अलावा अगर आप देखें तो निफ्टी बैंक, निफ्टी मेटल्स, निफ्टी रियल्टी, कैपिटल गुड्स इंडेक्स, CPSE इंडेक्स, इन सब में अच्छी खासी बाइंग इस समय आपको आज यहाँ पर देखने को मिली। तो ये इस समय ओवरऑल सेक्टोरल मैप। चलिए अब एक बार ज़रा निफ्टी का हीट मैप देख लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर किस तरीके के मूव्स रहे। इसमें आप मूव्स देखिए, बजाज फाइनेंस 3.5% नीचे, हिंदुस्तान यूनिलीवर 2% नीचे, ब्रिटानिया, अदानी पोर्ट्स, SBI लाइफ, HDFC लाइफ, टाइटन, ये कुछ स्टॉक्स थे जहाँ पर आपको डाउन साइड के मूव्स दिखे। अपसाइड पर अगर आप देखें तो NTPC करीब 2.5% ऊपर, हिंडाल्को, JSW स्टील, श्रीराम फाइनेंस, लार्सन एंड ट्यूब्रो, ICICI बैंक
एक्सिस बैंक, आयशर मोटर्स, टाटा कंज्यूमर, नेस्ले, ये कुछ और स्टॉक्स थे जहां पर आज आपको तेज़ी दिखाई दी। तो ओवरऑल कुल मिलाकर ये कहना होगा कि ठीक ठाक क्लोजिंग हुई मार्केट की। हाँ, टुवर्ड्स द एंड जरूर थोड़ी सी हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है और ये सब चलता रहेगा। लेकिन कुल मिलाकर ओवरऑल क्लोजिंग मार्केट की आज ग्रीन में हो रही है और बैंक निफ्टी की लिस्ट बहुत ही शानदार रही। तो ये इस समय मार्केट की क्लोज। तो चलिए बीरू, फिर शो को समाप्त करेंगे इस लेवल पर, इस मोमेंट पर फिर। बिल्कुल अनुज, और एक शानदार लिस्टिंग का दिन। अब देखते हैं कल क्या होगा HFCs में। अभी हमने LIC हाउसिंग फाइनेंस पर अनुज का व्यू सुना था। बाकी निफ्टी बैंक का आपके अप्रोच क्या हो, स्टॉक्स इन न्यूज़, सारे समीकरण और खबरें लेकर सुबह सुबह पूरा CNBC आवाज़ का पैनल, हर्षता, मैं, नीरज जी, आशीष और अनुज। पहले मॉर्निंग कॉल, उसके बाद 8 बजे मुनाफे की तैयारी। तब तक के लिए नमस्कार।